है ना, मोहित भाई की बात मानते हुए शुरू से शुरू कर लेते हैं इस रिकॉर्डिंग को। तो आज जो फोकस है हमारा, वो फोकस है अभी तक की जो क्लासेस में हमने किया है ना, उस होमवर्क की ना चर्चा करेंगे आज। क्योंकि ओके। धीरे 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 करके ना वे टुवर्ड्स द एंड है अपने इस प्रोग्राम के लिए। क्योंकि 1 तारीख को हम अपनी लास्ट क्लास करेंगे और उस दिन अपनी फुल डे क्लास भी करेंगे और वहां से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जब पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो हम पीछे झांक कर देखेंगे किया क्या है। क्योंकि आप लोगों को जो टास्क है ना, जैसे होमवर्क, वो 90 टास्क में मिले हुए हैं। और कल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। ज्यादातर बडीज के साथ मैंने जब कॉमन मीटिंग की, और वहां से निकल कर आया कि ये इनिशिएटिव ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। तो आपको आपके बड़ी के साथ मिलकर जो आपने काम कर रखे हैं वो करा दो, और जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहे वो उनसे पूछ लो और उसके ऊपर फोकस कर लो। क्योंकि दिन के अगर हम 2 टास्क भी पकड़ेंगे, फिर भी हमारे जो बचे हुए दिन के अंदर है ना, बचे हुए सारे काम कंप्लीट हो सकते हैं। तो आइडिया ये है कि फर्स्ट क्लास से लेके अब तक आपके पास लगभग 60-65 काम ऐसे हो चुके होंगे जो आप कर सकते हो, जिनको हम क्लास में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कुछ एक काम ऐसे हैं जो हमने क्लास में पढ़े ही नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं आपके हिस्सा होंगे, आपके पार्ट होंगे करने को लेके। आप खुद भी कर सकते हो, जैसे कि आपको आपकी लाइफ को सिक्योर करने के एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, या आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, या आपको अपनी कंपनी का या अपना खुद का नेटवर्थ या कंपनी की कंपनी वर्थ निकालनी है। तो ये आपका सीए या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर निकाल सकता है। ये चीजें भी आपको स्ट्रेंथन करती है, आपकी बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करती है, जब हम बात करते हैं बीबीसी की। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम ये बात करने वाले हैं कि आपको आपके प्रोसेस के अंदर चीजों को रिव्यू करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए और उनका एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ आप लोगों को कि पास्ट की जो ब्यूटी है, बीत गया जो समय, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। बट वो आपको ये जरूर बताएगा कि क्या कुछ उससे सीखा जा सकता है, क्या कुछ सुधारा जा सकता है। इसीलिए हम रात को अपनी एक डीपीआर शीट भरते हैं और उसमें एहसास करते हैं कि पूरे दिन में 3 ऐसी क्या चीजें थी जिसको मैं सीख सकता था, जिसके ऊपर मैं काम कर सकता, जिसके ऊपर मैं समय लगा सकता था। है ना। डॉक्टर साहब, एक बार मेरे को लग रहा है वो नहीं है, सर्वेश कौर जी, अगर आप फोन कर लोगे उनको, आपके बढ़िए, आप म्यूट में शायद। हाँ सर, मैंने उन्हें मैसेज किया था लेकिन उनका रिप्लाई आया नहीं है। रिंग रिंग और कर लो सर, फोन मारने करने से ही हो जाता है कि हमें पता लग जाता है। आगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो व्हाट आई सेड कि भाई, रिव्यू 100% हमें करना है, क्योंकि पास्ट की जो ब्यूटी है, वो पास्ट की ब्यूटी हमें यही सिखाती है, यही बताती है कि हम पीछे झांक कर ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि क्या कुछ बदला जा सकता है, किस पैटर्न को तोड़ा जा सकता था। क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप पीछे मुड़कर देखने से ही आता है, और नया एक्शन प्लान, फ्यूचर की तरफ जो नया एक्शन प्लान जाना है, वो बनाया जा सकता है। यानी कि रिव्यू जो होगा वो पास्ट में से होगा, इम्प्रूव जो होगा वो प्रेजेंट में होगा, और एक्शन प्लान फ्यूचर को ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए मैं डीपीआर बार बार भरवाता हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज लेकर जाता हूँ कि रात को आप अपने डीपीआर भरो, अपना डे डिक्लेयर करो, और अपने फ्यूचर को, डिसाइड फ्यूचर की तरफ काम करो, जो हमने सबसे पहली क्लास में समझा था, पढ़ा था, बात की थी। इसके अलावा एक चीज को 100% हमें समझना है, कंसिडर करना, वो क्या है? ह्यूमंस आर गुड इन टू लिसनिंग बट वेरी बैड इन टू डूइंग। हम ह्यूमंस को बहुत मजा आता है चीजों को सुनने में, क्योंकि सुनने में सिर्फ लगता क्या है, हम वो कहते हैं ना, अपनी एक्टिविटी या अपने बॉडी के मिनिमल पार्ट को यूज कर रहे होते हैं। बट जब डूइंग की बात आती है तो हम एफर्टफुल होने से बचते हैं। ये ह्यूमन का नेचर है। तो अगर ये नेचर है, तो पहली चीज, तो जब आप डूइंग नहीं कर रहे तो अपने आप को पनिश नहीं करना है। अपने आप को वापस से प्रॉमिस में लाना है, कमिटमेंट क्रिएट करना है, और छोटे छोटे टास्क को डिक्लेयर करना है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो छोटे छोटे स्टेप से हमें अपनी वर्किंग के ऊपर काम करना है। अगर हम ह्यूमंस के लिए इजी नहीं है डिसाइड फ्यूचर में रहना, तो हम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट फ्यूचर में जाएंगे। तो आप बहुत बार, जैसे मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट से बात करते, कहते सर हमें ना 5 काम 6 काम लिख देते हैं, 8 काम लिख देते हैं, नहीं होते तो बड़ा गिल्ट की फीलिंग आती है, बड़ी दिक्कत होती है। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हर ह्यूमन के साथ है। ये तो कैसी बात हो गई कि जी मैं थक जाता हूँ ना, मेरे को जमाई आ जाती है, मेरे को अंगड़ाई आ जाती है, मुझे छींक आ जाती है,
तो उसमें शर्माने की क्या बात है भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ये हर इंसान के साथ होगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है तो कहीं ना कहीं पे आएगी। हाँ, अगर वो आ रही है, जैसे अगर आपको जमाई आ रही है तो कहीं ना कहीं अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई है। आपको छींक आ रही है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की एक्सेसनेस हुई है। कहीं ना कहीं अंगड़ाई आ रही है तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर लेजीनेस आ रखी है। उसको तोड़ना कैसे, उसके ऊपर काम कैसे करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ऐसे ही आपने अगर डिसाइड करना शुरू किया है और आप डिफॉल्ट में बार बार जा रहे हो, तो गुड पार्ट इज एटलीस्ट यू आर डिसाइडिंग। एंड सो ही जो दिखा, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो दिखा, वो निकल कर दिखा कि भाई आपका जो डिसाइडिंग है वो आपके अभी की मसल के हिसाब से ज्यादा है। भाई आपने 6 काम डिसाइड कर लिए, कर ही 2 रहे हो, तो आपको डिसाइड ही 2 करने थे। भाई आर डिसाइडिंग द 6। तो यानी कि आपकी प्लानिंग, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन, आपकी डिसाइडिंग ज्यादा है। आप अपने आप को अभी उस मसल के लिए बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हो कि जी मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, पैसे भी मैं दे आया हूँ, और मैंने कोशिश की थी वहां पे सारी एक्सरसाइज करने की। भाई तुमने जिम ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, पहले इसके लिए पॉजिटिव रहो। और जिम चले भी गए हो तो ये ज्यादा पॉजिटिव चीज है। बट वहां जाके आपको डंबल उठाने ही 2 थे, सारे करने ही नहीं थे। तो पहले तो मसल को बिल्ड करना है ना, उसके बाद उसके ऊपर और फोकस करना है। तो इस कॉमन ह्यूमन पैटर्न को समझो कि भाई बहुत सारे लोग डिसाइड फ्यूचर में रहना ही नहीं चाहते, वो डिफॉल्ट फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं। तो हमें एटलीस्ट उस मसल के ऊपर काम करना और उसी के बेस के ऊपर बिल्ड करना है। तो जब हमें डिफॉल्ट फ्यूचर में रहना है, जिस फ्यूचर की मैं मास्टरी कराना चाहता हूँ आपके साथ में, तो इस डिफॉल्ट फ्यूचर में रहने के लिए आपको 3 चीजों को फोकस करना होगा। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आपको डिसाइड फ्यूचर की तरफ लेकर जाती हैं। क्या है वो? सबसे पहले विलिंगनेस, आपकी इच्छा शक्ति। दूसरा है स्ट्रक्चर, कि आपको उस करने का जो स्ट्रक्चर मिला वो। और तीसरा है एनवायरनमेंट, के आसपास के जो लोग हैं। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा रोल निभाती हैं आपके डिफॉल्ट फ्यूचर से डिसाइड फ्यूचर की तरफ जाने के लिए। और ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्यों आपके लिए जरूरी है एक साथ होना? क्योंकि जो विलिंगनेस है, डिजायर जो है, वो आपका एक इमोशन है। तो कभी आपकी विलिंगनेस हाई होगी और कभी वो लो हो जाएगी। ये नियम है प्रकृति का। कभी आप जोश में रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, आप फील करोगे कि मार्क जुकरबर्ग बन जाएंगे, बड़ी कंपनी बनाएंगे, कुछ तोड़कर दिखाएंगे। और कभी आपकी विलिंगनेस डाउन हो जाएगी। तो विलिंगनेस का अप एंड डाउन चलता रहेगा। इसीलिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर एक वो चीज होती है जो आपकी इमोशन से काम नहीं करती, वो रूल रेगुलेशन के साथ से काम करती। अक्सर लोग बताते हैं कि जब दुबई जाते हैं तो दुबई में इतना अ, ईमानदारी है, इतना, वो कहते हैं ना, ऑथेंटिसिटी है, कि सोना अगर पड़ा हो रोड के ऊपर तब भी कोई नहीं चुराएगा, कोई भी लेकर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो स्ट्रक्चर है, वहां के जो रूल रेगुलेशन है, इस तरीके से बताए जाते हैं कि अगर आप पकड़े गए चोरी के क्राइम में, आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो वही इंसान जो इंडिया में रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है, वहां जाता तो मान लेता है, क्योंकि वहां का स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी इमोशंस से कहीं ज्यादा निकलती है आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से। और जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंट, कि वो सेम विचारधारा के लोग, वो प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव या प्रोडक्टिव एनवायरमेंट जो हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है, फोकस कराता है। तो ये होना बड़ा मायने रखता है। हमने अक्सर देखा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कोटा भेजते हैं। आईएएस की तैयारी करने वाले लोग राजेंद्र नगर आते हैं। हम एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे पार्क या ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारे एथलीट होते हैं, क्योंकि हमें वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है उन लाइक माइंडेड लोगों का। तो आपको अगर अपने डिफॉल्ट फ्यूचर को छोड़कर डिसाइड फ्यूचर में जाना है और अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, तो मैंने इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो कंबाइन किया अपने जीपीसी में। इसीलिए टुवर्ड्स द एंड, जब मैं प्रोग्राम एंड करने के पास होता हूँ, तो मैं लोगों को जीपीसी के बारे में बताता हूँ कि जो गाइड प्रीमियम क्लब है, उसके अंदर हम काम करते हैं आपके ऊपर। हम काम करते हैं ग्रुप के साथ में, और हम काम करते हैं एक स्ट्रक्चर के साथ में। ताकि ग्रुप आपको एनवायरनमेंट देता है,
क्लब के रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर आपको बांधता है और आपके ऊपर स्पेसिफिकली काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि 90 डेज की जर्नी में 45 दिन ज्ञान के होते हैं, 45 दिन इम्प्लीमेंटेशन के। तो इम्प्लीमेंटेशन अलोन नहीं होगा, अकेले अकेले नहीं होगा। इसीलिए हमने इस सक्सेस जर्नी को कंसिडर किया है, इस सक्सेस जर्नी को क्रिएट किया है, जहां पे आप लोगों के ऊपर थोड़े थोड़े से सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं जो आपके ऊपर फाइन लगाते हैं, आपको बताते हैं, एज ए बड़ी होल्ड करते हैं। जहां पे हम फोकस ये करते हैं कि डे जो डिसाइड करना है वो उस दिन नहीं करना जिस दिन शुरू हुआ है, एक रात पहले डिसाइड करना है और उससे एक रात पहले आपको काम करना है। तो यहाँ पे थोड़े से सिंसियर, सीरियस और कमिटेड लोगों का एनवायरनमेंट होता है, जो हम गाइड प्रीमियम क्लब की बात करते हैं। और गाइड प्रीमियम क्लब बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है। तो आई इनवाइट कि आप शनिवार की क्लास में आए, गाइड प्रीमियम क्लब को एक्सप्लोर करें कि कैसे हमारे पास जो लर्निंग्स हैं उस लर्निंग को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं किताबों के थ्रू, रादर देन नई नई ट्रेनिंग्स लेकर। हम लर्निंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे को होल्ड टू काउंट कर सकें, एक दूसरे को काउंट कर सकें। और वहां जाने के लिए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई एक्चुअल में आप अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर उसके ऊपर काम कर सके, और आपका जो फोकस हो वो ये हो कि जी कुछ कर दिखाना है और एक साल में कुछ बदलाव लेकर आना है। अब मैं बात करता हूं कि क्यों लोग कुछ चीजों को नहीं करते। क्योंकि वी आर बोर्न विद सम फियर्स। ह्यूमन के बेसिक नेचर को हम समझने की बात कर रहे हैं। फियर्स जो हमारे अंदर हैं और वो सबके अंदर होते हैं, वो हमें रोकते हैं। फियर को समझेंगे कैसे, कैसे बोलेंगे। जिग जेगलर साहब हैं, बहुत अच्छे वो कहते हैं ना, एक्सप्लेनर हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं। उन्होंने कहा कि फियर को आप दो तरीके से समझते हो, दो डेफिनेशन बनती है। फियर के दो मीनिंग कैसे हुए? फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ अगर आपको कभी डर लगे तो। दूसरा है फेस एवरीथिंग एंड रेस, जो कुछ आपके सामने दिक्कत आ रही है उसको फेस करो, और जैसे आप फेस करोगे आप अपने आप को ग्रो करोगे। इन बोथ द सिचुएशन यू आर हैविंग द चॉइस। और चॉइस का जो फॉर्मूला है वो हमारे अपने स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू हैव टू चूज। जो कुछ आप हो आज वो आपकी चॉइसेस की वजह से हो, और अगर आपको अपने आप को बदलना है तो आप अपनी चॉइसेस को बदल लो। तो इस तरीके से हम फियर को दो एंगल से देखते हैं। बट फियर को अगर हमें समझना हो कि एज ए ह्यूमन वो कौन से फैक्टर्स है जो हमें रोकते हैं, जो हमें डराते हैं, तो इसको समझने से पहले हमें देखना होगा कि फियर्स का मतलब है फियर्स नॉन एज ए फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। यानी कि फियर वो चीज होती है जो हमारे पास अभी नहीं है, बट हम उसके साथ जी रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। क्या तो पास के कुछ इंसिडेंट हमें उस चीज को लेके प्रूफ देती हैं, या फ्यूचर की वरी हमें उस डायरेक्शन में लेकर जाती है। तो देर इज ए नो ट्रू थ्रेट और इमीडिएट फिजिकल डेंजर, नो थ्रेट ऑफ लॉस ऑफ समवन और समथिंग टू डियर वन। एक्चुअली देयर इज नथिंग एट ऑल, बट हम उसको कंसिडर जो कर रहे होते हैं वही फियर है। जैसे कि आपके सर पे किसी ने बंदूक लगा रखी है और कह रहा है जी गोली मार दूंगा, तो ये एक्चुअल फियर है, क्योंकि ये तो सामने दिख रहा है ना। बट फियर कहाँ होता है कि जैसे कि आपका कोई डियर नियर वन ट्रेवल कर रहा है रात के टाइम 11-12 बजे के आसपास, और आपको या खासकर माओ को एक फियर होता है कि यार लेट नाइट आ रहा है, कभी कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो वो जिस इमोशंस के साथ जी रही होती हैं, वो कौन सा इमोशन है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, कि यार कभी कुछ नीच ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। तो विद दैट थॉट प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो फियर एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि आपके दिमाग में एक परिकल्पना है जो चल रही है। तो जो परिकल्पना है इसको फिर बदला भी जा सकता है, बट बदलने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फियर की टाइप क्या है। क्योंकि 6 तरीके का फियर होता है, जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ये 6 तरीके का होता है, और हर ह्यूमन में होता है, हम में भी या आप में भी है। सबसे पहले हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कौन कौन सा फियर मेरे पास है और किस किस फियर को हमें कम करना है। जैसे कि सबसे पहला फियर होता है फियर ऑफ लूजिंग मनी एंड
बीइंग इन पॉवर्टी, गरीब बनने का या पैसा चले जाने का डर लोगों के दिमाग में होता है। दूसरा फियर क्या होता है? फियर ऑफ ओल्ड एज होने का, ब्यूटी का, कि यार कभी मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, कभी कमजोर ना हो जाऊं, कभी मेरी खूबसूरती ना चली जाए। ये बहुत फियर होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। फियर ऑफ डेथ और इल हेल्थ, हेल्थ का, कि मैं कभी मर ना जाऊं, इल हेल्थ ना हो जाए। फियर ऑफ फेलियर इन रिलेशनशिप, लेफ्ट आउट, अलोन, या जेलस होने का, जब आपका कोई नियर डियर किसी और के प्रति ज्यादा आकर्षित या फोकस कर लेता है। फियर ऑफ फेलियर, क्रिटिसिज्म या मेकिंग मिस्टेक का। और फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन एंड पब्लिक स्पीकिंग का, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एंजाइटी अबाउट बीइंग जज, क्रिटिसाइज एंड एम्बेरसमेंट। क्योंकि रिजेक्शन की फीलिंग हम झेल नहीं पाते, हम कंसिडर नहीं कर पाते। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात करना चाहता हूं और ये कंसिडर करना चाहता हूं कि ये जो 6 फियर मैंने आपको दिखाए, 1 2 3 4 6 में से आपको सबसे टॉप मोस्ट फियर कौन सा है, अपनी डायरी में लिखो कि भाई मेरे को ना ये वाला सबसे टॉप पे लगता है, ये उससे थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। और उस प्रायोरिटी के हिसाब से रेटिंग करो कि 10 में से अगर आपको नंबर देने हो तो पहला जो आपको टॉप मोस्ट पे लगता है, क्या वो 10 के 10 कंसिडर रखता है? दूसरा जो आपने अभी कंसिडर किया वो 10 या 9 रखता है? तो तीसरा है, क्या वो 10 रखता है? तो एक बार आप इसका टोटल करो कि आपके पास कितना स्कोर आया आउट ऑफ 60, और क्या आपने इनकी प्रायोरिटी सेट करी। बिकॉज मैंने इसमें से कई सारे फियर्स को देखा है, जैसे मेरे को फियर ऑफ डेथ बहुत था, बहुत। और जब लास्ट ईयर वो बीमारी मेरे को मिली तो मेरे को दिख गया कि भाई जो योगेश्वर तूने मांगा ना आज तक, सबकॉन्शियस माइंड है, जिस चीज से तू डरता था, परमात्मा ने वही दे दी तेरे को। और फिर मुझे एहसास हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें नहीं मांगी जाती। बी फियरफुल, छोड़ दो इस चीज को, नहीं तो परमात्मा वही दे देगा, तथास्तु कर देगा। तो वहां मुझे मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन का असर पता लगा कि जिस चीज से आप डरते हो, क्योंकि कोर में आप उसी को मांग रहे होते हो, परमात्मा वही दे देता है। तो पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो तीसरे वाला फियर है, ये मेरा कम हुआ है। छठा जो फियर था, ये मैं जब लैंडमार्क गया था, सोशल रिजेक्शन और पब्लिक स्पीकिंग का, कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ये मेरा बहुत कम हुआ है। क्योंकि वहां मेरे को एहसास हो गया था कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होती थी मेरी, और स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में किसी को पता लग जाता था, मुझे लगता था कि यार ये इंसान क्या सोच रहा है मेरे बारे में। जब लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तूने गलत कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसकी को लेके मेरी लिसनिंग जो है वो एज ए फीडबैक होती है, ना कि एज ए क्रिटिसिज्म। क्योंकि लोगों को मुझे पता लग गया कि फीडबैक देने नहीं आते हैं, तो बेचारे वो जो फीडबैक देना चाह रहे हैं, जो क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, वो जो जजमेंट देना चाह रहे हैं, एक्चुअली मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो मैं उसको उस तरीके से सीखता हूँ। तो ये भी मेरा बहुत कम हुआ है। तो आज की डेट में अगर मैं देखूं तो मेरे बहुत सारे फियर्स इसमें से कम हुए हैं। जो 10 की रेटिंग होते थे, वो लगभग 5 6 4 के आसपास की रेटिंग रखते हैं के अंदर। जैसे कि फोर्थ फियर जो है मेरा, लेफ्ट आउट अलोन वाला, ये बहुत कम हो गया है। मैं अकेला भी रह के बहुत खुश हूँ, कोई किसी के साथ है तो ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता इन दैट। तो आई वॉन्टेड टू डिस्कस एंड शेयर विद यू कि आपकी रेटिंग में कौन सा फियर सबसे टॉप पर आया, और आपको अब तक इस फियर वाली एक्सरसाइज से क्या समझ में आया। प्लीज शेयर। मैंने जो इसमें सर रेटेड वो लगाई है, सीक्वेंस लगाया 3 5 6 4 1 2। मैं ठीक लिख तो है, नहीं पाया, पर मैंने इसी में देख के रेटिंग लगाई है उसमें। ठीक है, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर ही करते रहो तो हाँ बस हाँ ये करो। हम्म। पहला था ठीक। मेरा कि फियर ऑफ डेथ और इल हेल्थ। हम्म। एंड सेकंड फिफ्थ वाले हैं कि फियर ऑफ फेलियर और क्रिटिज्म एंड हम्म। मेकिंग मिस्टेक्स। हम्म। देन फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेटिंग में अगर इसमें जो आपने प्रायोरिटी सेट की है, प्रायोरिटी के साथ साथ आउट ऑफ 10 की रेटिंग में अगर दें तो क्या क्या दिया सबको? आउट ऑफ 10 वो रेटिंग अभी दी नहीं है सर, मैं अभी 2 मिनट में। हाँ, 2 मिनट दो। कि भाई जो ये है, इसको क्या मैं 10 दे रहा हूँ, 8 दे रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ, तो वो कीजिए।
दूसरा जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका करने का मकसद ये है कि सबसे पावरफुल एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं हम मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन। तो जब हम अपने फियर्स को समझ लेंगे तो हमें अपनी अफर्मेशन उसी हिसाब से डिजाइन करनी है। मैं अपने एक पार्टिसिपेंट हैं, उनकी अफर्मेशन देख रहा था, अभी क्लास में नहीं है वो। उन्होंने अफर्मेशन कम से कम 40 लिख रखी। क्यों? क्योंकि जितना ज्ञान यहाँ वहां से मिला आज तक वो सारा लिख लिया उन्होंने। मैंने कहा भाई, तू अफर्मेशन वो बना जिसमें तू डील कर रहा है, अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, जिस पैटर्न को तोड़ना है। ये तो रटो रटाई बात हो जाएगी। उसको मैंने 5 अफर्मेशन लिखवाई जो उसका पैटर्न था, और उसकी लैंग्वेज में लिखवाई। उसने कहा ये बहुत अच्छा काम करा दिया। मैंने कहा कि वही मैं कह रहा हूँ, ये एनर्जी साइंस जो काम करती है वो तभी काम करती है जब आप उसको अपने हिसाब से काम करते हो, ना कि वो यूनिवर्सल वाली कि परमात्मा पैसा दे, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, चारों तरफ पैसा है। ऐसे कहने से पैसा नहीं आता है। आप पहले देखो ना उसके अलावा कौन सा फियर है जो डील कर रहे हो। अगर आपको डेथ का फियर है, क्रिटिसिज्म का फियर है, तो आप इससे रिलेटेड अपने पैटर्न बनाओ, अपने अफर्मेशन में डालो, माई प्रॉमिस वॉल पे लगाओ और उसको तोड़ो। हुज नेक्स्ट जो अपनी रेटिंग करना चाहेगा कि भाई ये मैंने प्रायोरिटी सेट की और मेरी रेटिंग है? जी डॉक्टर साहब, म्यूट पे हैं सर आप। जी। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक समय पर मेरे अंदर ये 6 की 6 फियर थे। हम्म। ठीक है ना, और सारे ही पीक लेवल पर थे। हम्म। लेकिन सर ये है कि पिछले काफी लंबे समय से, हम्म। जब से मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ता हूँ, मैं उनको हम्म। सुनता हूँ, और सर उनके ऊपर ना बहुत कम लोगों को पता है, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर 2 मूवी भी बनी है। हम्म। तो उनको जितनी ज्यादा मैं सर डीपली करता चला गया, तो सर एक एक करके आज की डेट में ये कह सकता हूँ कि ये जो 6 की 6 फियर है, ये नेग्लिजिबल है सर। ओके, गुड। और सर सबसे जो खूबसूरत बात है ना, जो उनकी जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो एक ही बात बोलते हैं कि गाय कभी झूठ नहीं बोलती हम्म। और दीवार किसी को धोखा नहीं देती। हम्म। लेकिन गाय हमेशा गाय बनी रहती है और दीवार हमेशा एक जगह खड़ी रहती है। मनुष्य हम्म। अगर गलत करता है तो वो सही भी करता है। हम्म। और फिर सर वो दूसरी बात ये कहते हैं कि क्या नाम है, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी तो पैदा होते हैं और जन्म लेते हैं। हम्म। तुमने ऐसा क्या खास किया है हम्म। जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म चरितार्थ हो। हम्म। और सर वो एक और चीज कहते हैं कि यदि तुम मान लो कोई कोशिश कर रहे हो, 1000 बार भी फेल हो जाओ तो भी हम्म। घबराओ मत। हम्म। 1000 एक बार फिर से ट्राई करो, हो सकता हम्म। है अगली बार तुम सक्सेसफुल हो जाओ। गॉट तो इट। सर वाकई में मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने टाइम पर ना सर बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से डरपोक। हम्म। मतलब मैं 5वीं क्लास तक मैं इतना ज्यादा डरपोक था कि अगर कोई मुझे स्कूल से 3 गली दूसरी तरफ ले जाएगा ना, तो मुझे रोना आ जाता था। मैंने यार मेरा क्या होगा। हम्म। तो दैट और मीन्स मेरे से, हाँ यही है। सर मेरे से बड़े, हाँ जी जी, सर मेरे से कंप्लीटली। बड़े 4 भाई हैं। अगर हम्म। कहीं कुछ लड़ाई हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था, तो मैं हम्म। सीधे भाई के पास जाता था कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। हम्म। तो लेकिन सर जब से मैंने स्वामी जी को पढ़ना शुरू किया, चाहे सर हम्म। वो फिजिकल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस चीज को कन्फेस कर रहा हूँ, 9th क्लास तक सर हम्म। मेरी ये परफॉर्मेंस थी। मैं 5 में से 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। हम्म। 5 में से 4 सब्जेक्ट में फेल। हम्म। और सर स्वामी विवेकानंद जी की लर्निंग की वजह से ही मैंने सर सुकुबा यूनिवर्सिटी जापान के अंदर टॉप किया था वर्ल्ड लेवल। बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ सर, मजेदार। तो मेरा कहना एक तो ये है कि ये जो दोनों मूवीज हैं इनके लिंक यूट्यूब के पक्का आप शेयर कर दीजिएगा तो जो दूसरे लोग सर भी डन देख सर, सके, मैं है ना। बिल्कुल करता हूँ ग्रुप में सर। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन से फियर हैं, क्योंकि फियर सबके पास होते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उनको मिनिमाइज कर सकते हो, जैसे मैंने भी किए हैं, डॉक्टर साहब ने भी किए हैं। तो आपको सर एक चीज एटलीस्ट। तो, जी जी। हाँ सर इस समय ना आज की डेट में जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है हम्म। सर, वो है कंसिस्टेंसी। एक हम्म। ही काम पर लंबे समय तक फोकस करना। और सर इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अभी थॉट यहाँ पे जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब ने भी शेयर किया और मेरा भी थॉट आप लोगों के साथ में, कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि हर ह्यूमन के अंदर ये होते हैं फियर। कोई कहे कि जी मेरे अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं पे झूठ बोल रहा है। उस फियर की डिग्री कम हो जाती है एक समय के बाद, क्योंकि जब वो अपने फियर को फेस करना शुरू कर देता है उसकी डिग्री कम हो जाती है। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है, गरीबी का उसको भी डर है, और जिसके पास पैसा आ गया है वो पैसा कहीं चला ना जाए, कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर ना आ जाए, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई हाई ना लगा दे उसके पैसे को, उसको भी डर है मनी लूजिंग का।
तो सिर्फ हमें देखना है कि हमारे अंदर कौन सा फियर टॉप पे है और कैसे हम उसको डील कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। दैट इज द थॉट हेयर। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज बनी है, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, जितनी भी एनर्जी साइंस है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डील करती है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करा था, फियर जो आता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। इट इज नॉट ए रियल, ये एक्चुअल नहीं है आपके साथ में। जी, एनीवन एल्स जो थोड़ा सा शेयर करना चाहे इसके बारे में? हाँ Yes, जी, Vaisi, मुझे and मुझे जो है थर्ड वाला थोड़ा वैसा लगता है कि यार थोड़ा मतलब डाइट पे कंट्रोल करो, जल्दी कोई बीमारी ना आ जाए, कोई पकड़ ले। और फर्स्ट वाले यार थोड़ा बहुत कभी कभी रहता है कि भाई हम क्योंकि क्रेडिट पे माल देते हैं, 20-20 लाख रुपए का माल उधार पे दे देते हैं, कोई हम्म पार्टी जो है ना डिले ना करते। कई बार कई पार्टियों ने डिले कर दिया, 15 दिन की बात बोली और 3-3 महीने लगा दी पेमेंट देने में। ये दोनों लगते हैं। बहुत बढ़िया, बस और तो कोई। बहुत बढ़िया। इन्हीं के आसपास हमें अपने अफर्मेशंस को बिल्ड करना है दोस्त। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, जो माई प्रॉमिस बोल, या जो सुबह मैं कहता हूँ, सुबह सुबह का टाइम होता है एनर्जी साइंस के ऊपर काम करने के लिए, तो इसके ऊपर काम करना है। राजेश भाई ठीक जी। ठीक है जी, right। जितेंद्र भाई आप कुछ शेयर कर रहे थे? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो मेरा भी सबसे बड़ा फियर, जो फियर नंबर 3 है, डेथ एंड हेल्थ का है। सेकंड नंबर पे जो फियर है वो लूजिंग लूजिंग मनी एंड पुअर्टी का है। तो डेथ एंड हेल्थ को मैं 7 से 8 नंबर दूंगा, और जो लूजिंग मनी है उसको मैं भी 6 से 7 नंबर दूंगा। और तीसरे नंबर पे जो फियर है वो फियर ऑफ फेलियर, क्रिटिसिज्म एंड मेकिंग मिस्टेक का है, वही 5 से 6 नंबर पे है। बाकी 3 फियर की वेलोसिटी कम है, बस वो 3 चीजों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ना, क्योंकि डेथ वाला फियर मैंने जब शेयर करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा मेल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर हैविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे इंटरेक्ट मोर पीपल अराउंड। तो वो वहाँ बहुत सारी किस्से कहानियां सुन रहे हो तो देख रहे होते हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला जो है ना, हमें जो 5 मिनट की मैंने स्ट्रेच एक्सरसाइज दी थी, मैंने कहा था और कुछ हो या ना हो, 5 मिनट उठकर आप वो अपनी एक्सरसाइज जरूर कर लो। जैसे आज मैं थोड़ा सा लेट तक सोता रह गया, बट अभी उठ के मैंने 5 मिनट अपनी एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं जोश आ जाता है पूरा ना एकदम से। तो वो करने से ना पूरे दिन की गिल्ट खत्म हो जाती है। योर सबकॉन्शियस माइंड सेज यार हेल्थ के प्रति तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, अच्छा कुछ ना कुछ फोकस कर रहा है। इसीलिए मैंने वो जानबूझकर सुपर हेल्दी ऑप्शन SHO कि सुबह सुबह कुछ अच्छा बादाम, काजू, किशमिश या चने खाने की मैंने आदत आप लोगों को डलवाई है। क्योंकि जब आप सुबह सुबह कुछ थोड़ा सा अच्छा खा ले तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि यार कुछ ना कुछ अच्छा तो खाता है, हमेशा गलत ही नहीं खाता है। तो मेरे प्रोग्राम के अंदर हर चीज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो विद लॉजिक देना चाह रहा हूँ, विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से देना चाह रहा हूँ। तो जो आप लोगों ने शेयर किया दैट इज गुड, और इसके ऊपर हमें काम करना है, इसके ऊपर हमें धीरे धीरे करके इसको तोड़ना है। लेकिन भाई आप भी कुछ शेयर करना चाह रहे हो क्या? आप अनम्यूट हो। नहीं नहीं नहीं, मैं जस्ट सुन रहा था ऐसे ही। ग्रेट, ग्रेट। तो माय आइडिया इज कि सिर्फ ये जानने से कि ये फियर है और इसकी रेटिंग ये है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको इसका एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और आपको इस अपने फियर्स को, अपने इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होगा। आई एम मोर इंटरेस्टेड विद दिस नॉलेज एज ए थ्योरी, एज ए ज्ञान देने के बाद कि आप इसका कोई एक्शन प्लान बनाओ। आप अपनी लाइफ में 5 मिनट स्ट्रेचिंग या SHO कुछ हेल्दी ऑप्शन, या अपनी विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन के अंदर, माई प्रॉमिस बोल के अंदर कुछ ना कुछ इसकी एंट्री करो। अगर वो एक्शन पॉइंट में रहेगा तो हम इसको काम कर पाएंगे। नहीं तो आप लोगों को ये बताओगे कि योगेश्वर वाईसी जी ना सिखाते बहुत अच्छा है, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन कराते कुछ भी नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस सिर्फ ये है कि मैं आपके इम्प्लीमेंटेशन पे, एक्शन पे काम करूं। बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम सुधारना बहुत जरूरी है। बिना बिलीफ सिस्टम को तोड़े, बिना आपकी बीइंग को तोड़े, बिना आपकी आइडेंटिटी को हिलाए आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। इसीलिए बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हम आपके बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे, आपके अंदर के इंटरनल पैटर्न की बात करेंगे। क्योंकि हमें जो बिलीफ बदलने हैं, हमें बिलीफ किसके बदलने हैं? गेम क्या है आपका? आपको आपके खुद के बिलीफ बदलने हैं। दूसरा, आपको दूसरों के बिलीफ आपके प्रति वो भी बदलने हैं, क्योंकि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आप ही का काम है, ताकि वो सोच बदल सके। तीसरा, आपको दूसरों के विचार आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रति भी बदलने हैं। तो दिस गेम इज ऑल अबाउट चेंजिंग द बिलीफ अबाउट यू फॉर योरसेल्फ, about others for yourself, and about others for your product and services.
तो तीनों लेवल के बिलीव्स को बदलने की हमें कोशिश करते रहने हैं, यही हमारा मकसद है। और आप लोगों ने देखा था पहली क्लास में भी जब मैंने बिलीफ स्कोरिंग की एक्सरसाइज कराई थी, और इस पूरे प्रोसेस में, कि बिलीव्स कैन बी शिफ्ट विद मोर क्लैरिटी एंड लर्निंग। जब आपको किसी चीज की और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, ज्यादा लर्निंग मिलती है, तो आप अपने बिलीव्स को बदल सकते हो, अपने प्रति भी। दूसरों को जब आप अपने बारे में और अच्छी क्लैरिटी देते हो, अपने बारे में समझाते हो, उनके विचार भी बदलते हैं। भाई आप जब मेरे से पहली बार मिले थे, तब से लेके अब तक आपके विचार मेरे प्रति और बदले होंगे। क्यों? क्योंकि आपको और क्लैरिटी मिली होगी मेरे से, मेरे साथ और ज्यादा जुड़ा हुआ होगा। आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, यानी कि आप जब अपनी टेस्टिमनी, अपनी फीडबैक, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की केस स्टडीज लोगों के साथ शेयर करते हो, तो लोगों के बिलीफ भी बदलते हैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर। तो दैट इज द थॉट इज ऑल अबाउट कि आप तीनों लेवल के बिलीफ्स को बदल सकते हो, और वो बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको क्लैरिटी और लर्निंग्स देनी होगी लोगों को। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम टू बिल्ड, यानी कि जो हम बड़ी चीज बिल्ड करना चाह रहे हैं, कोई भी बड़ी चीज बिल्ड करने के लिए, अच्छी चीज बनाने के लिए, उसमें समय लगता है। सो फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट ऑन परफेक्शन। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? प्रोग्रेस पे, डूइंग पे होना चाहिए, ना कि परफेक्शन पे। क्योंकि जब आप परफेक्शन पे फोकस करते हो, तो परफेक्शन आपको लेके जाता है प्रोकास्टिनेशन की तरफ। क्योंकि जो भी इंसान सोचता है मैं अच्छा करूं, रुक कर करूंगा, बढ़िया करूंगा, उसके दिमाग में विचार है कि थोड़ा सा परफेक्ट करूंगा, तो परफेक्शन जो वो लेकर जाएगा प्रोकास्टिनेशन, वो डिले करेगा चीजों को, कि चलो थोड़ी देर में करेंगे, अच्छे से करेंगे, उससे पूछ कर करेंगे, ऐसा कर करेंगे। और प्रोकास्टिनेशन जो है, वो आपको कभी ग्रो करने ही नहीं देगा। क्योंकि आपकी ग्रोथ आती है जब आप कुछ गलत करते हो, उससे सीखते हो। आपके जो फियर्स की अभी हमने बात की थी, कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं मैं अच्छा ना करूं तो लोग क्रिटिसाइज ना कर दें, अगर मैंने कुछ गलत चीज कह दी तो लोग जज ना कर ले, तो वो चीजें आपको रोकती हैं आपको एक्शन लेने पे। मेरा कहना ये है कि आपको फेल होना है, फेल होने में कोई बुराई नहीं है। फेल फास्ट बट फेल फॉरवर्ड। हर बार गलती करो, और गलती कर कर आगे वाली गलती करो, उसी पैटर्न को मत दोहराओ जिस पैटर्न को आप कर रहे हो। मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी मेरे को, ये कि ईश्वर, मैंने एक चीज देखी कि जितना कंटिन्यूटी, या जितना वो कहते ना, लगाव किसी न किसी चीज के प्रति तू लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है, ये तेरे अंदर खास आदत। तू गलती करता है, उससे घबराता नहीं है, गलती हर बार तू कोशिश करता नहीं करो। तो ये वाला मेरे को ना उस वो थॉट याद आ गया था, कि मेरा पैटर्न निकल कर आया था कि मैं डरने से नहीं डरता, गिरने से नहीं डरता। मैं उसी जगह पे गिरने से डरता हूँ कि सेम गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों ना मैं नए नए गलतियां करूं और अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकूं। जो रात को डीपीआर में भरवाता हूँ, क्यों भरवाता हूँ, या हर हफ्ते में आपके उस पैटर्न को क्यों निकलवाने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट आप समझ तो सको कि आपका कौन सा पैटर्न जो हमें तोड़ना है, जिसके ऊपर हमें काम करना है। बिकॉज जो आप क्रिएट कर रहे हो, जस्ट डू योर डेली एक्शन एंड बिल्ड द काइंड हार्ट एंड पेशेंस। आपको जो फोकस करना है, आपको आपके एक्शंस पे फोकस करना है, ना कि रिजल्ट्स पे फोकस करना है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि फल जो है ना, वो कर्म के प्रोपोर्शनेट और आपकी डेस्टिनी के प्रोपोर्शनेट आपको मिलेगा। कि जब मैं किसी काम को, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं, और वो चीज नहीं मिलती है, तो डिसहार्टेड फीलिंग आती है। तो रादर देन डू दी वर्क विद ए पैशन, कि मैं इस काम को कर रहा हूं और निष्ठा से कर रहा हूं, और जो भी उसका आउटकम आए, वो कम आए या ज्यादा आए, आपको अपने आप को पनिश नहीं करना है। आपको अपने आप के प्रति प्यार करना है, अपने सेल्फ लव को बढ़ाना है, और इंतजार करना है। क्योंकि पेशेंस रखना, धैर्य रखना ही चीजों को सिखाता समझाता है। आपने अपना एक टीम मेंबर हायर किया, आपने तो अपना कर्म किया, बट वो टीम मेंबर आपके साथ नहीं रुका, या अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो आप जो रिजल्ट उम्मीद कर रहे थे कि बंदा आएगा, मेरे बिजनेस को संभाल लेगा, व्यापार को फोकस कर लेगा, तो आपको फ्रस्ट्रेटेड होना नहीं है। क्योंकि जो आप आउटकम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। बी हैप्पी, एटलीस्ट यू हैव डन समथिंग, योर एक्शन। तो जो शुरू से लेके अब तक मैं सिखा रहा हूं कि हमें सेल्फ पनिशमेंट में नहीं जाना, हमें सेल्फ लव में जाना है।
हमें सबसे पहले अपना साथ निभाना है, जो अंदर बैठी आत्मा है उसको जगाना है और उसको बताना है कि भैया तू अच्छे इंसान के साथ है। मेरा मस्तिष्क आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्यार करना चाहिए, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। साथ में अभी हम जो बात करेंगे, दीज बिलीव पॉइंट्स विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। जब आप बिजनेस और मनी की बात कर रहे होंगे या टीम और लोगों की बात कर रहे होंगे, अभी हम 6 ऐसे बिलीफ सिस्टम, ऐसे पॉइंट्स की क्लैरिटी लेंगे, बात करेंगे, जहां से आपको ना और क्लैरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि बिलीफ्स को अगर बदलना है तो हमें क्या चाहिए? क्लैरिटी और नई लर्निंग। क्योंकि जब हमें क्लैरिटी मिलती है, कोई नई सीख मिलती है, तो हमारे पुराने वाले बिलीफ ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। आपने अब की क्लासेस में देखा होगा, कई सारी बातें मैं आपको ऐसी बता पाया हूँ, सिखा पाया हूँ, जहां से आपको लगा कि हाँ यार ये बात बड़ी अच्छी है। तो जैसे आपको कोई नई चीज मिलती है तो पुराने वाली बात आपकी छूट जाती है। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, समझने के लिए कि मनी और बिजनेस से रिलेटेड वो कौन सी बातें हैं जो आपको क्लैरिटी देंगी, आपके डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएंगी, और लोगों के प्रति या आप जो टीम हैंडल करते हो उनके प्रति जो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर आपको पता लग जाए तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि आप जगे हुए। कभी ऐसा ना हो कि रजाई के अंदर आपकी फीलिंग ऐसी आ रही है। जी, जितेंद्र भाई का भी यस आ गया, नवीन भाई का भी यस आ गया, क्योंकि यस आने से मुझे समझ में आ जाएगा यू आर विद मी एंड अलाइंड। ग्रेट। तो लो जी, सारी जगह, इसका मतलब बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको बिजनेस के नेचर को समझो और ह्यूमन के नेचर को समझो। हमें जो बिजनेस जो है एज ए एक्टिविटी, उस बिजनेस के नेचर को समझना है, और ह्यूमन एज ए पर्सन उसके नेचर को समझना है। क्योंकि जब हम इन दोनों नेचर को समझेंगे तभी तो हम उस कॉम्बिनेशन को मेंटेन कर पाएंगे, उसको क्रिएट कर पाएंगे। जैसे दूध का नेचर है, उबलने के बाद उसमें अगर खटाई डाल दी जाए तो फट जाएगा, और आप बार बार वही गलती करोगे कि नहीं जी मेरे को तो दूध उबाल कर पीना है, और उसमें थोड़ा सा बर्तन में खटास लगी हो और उसको नहीं आप बदलोगे तो फटेगा ही बार बार, कितनी मेहनत कर लो। आप कह रहे हो मैं तो बहुत एफर्टफुल हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। भैया बेसिक नेचर तो समझो, क्योंकि बेसिक नेचर के आसपास अगर काम नहीं करोगे तो गलतियां होती रहेंगी। तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस का बेसिक नेचर क्या है और ह्यूमन का बेसिक नेचर क्या है। बिजनेस का बेसिक नेचर है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो भी बनाओगे, उस प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब, मकसद क्या होता है कि वहां से पैसा चाहिए। और पैसे की परिभाषा हमने 3 तरीके से डिफाइन की थी। हमने डिफाइन किया था करेंसी 3 तरीके की होती है। आप प्रोफेशनल रिलेशन जब भी एंगेज करो तो आपकी उम्मीद उस इंसान से वो 3 तरीके की करेंसी लेने की होनी चाहिए। और अगर आपने रिलेशनशिप प्रोफेशनल की जगह पर्सनल बना ली है तो पर्सनल के अंदर आपको उससे सिर्फ अटैचमेंट रहना चाहिए, उससे सिर्फ प्यार रहना चाहिए। क्योंकि कितने ही रिलेशन जो बाई बर्थ आपको मिले थे, जब आप इस धरती पर आए थे, उसमें से बहुत सारे रिलेशंस आज आपके साथ उतने स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशंस के साथ अटैचमेंट नहीं है। तो रिलेशनशिप के अंदर जिसको हम एज ए ह्यूमन ईगर करते हैं, जिसको हम चाहत रखते हैं, उसके अंदर मायने जो रखता है वो मायने रखता है अटैचमेंट और लव। मीन्स प्रोफेशनल का मतलब है कि आपकी लेस इमोशनल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। वहां पे जो बात होगी वो पैसे की होगी, लेन देन की होगी। और पर्सनल का मतलब वहां पे मनी की बात कम होगी। वहां पे हम पैसे को काउंट नहीं करेंगे, वहां पे हम प्यार को काउंट करेंगे। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जिसको इन डिटेल आपको समझना है। प्रोफेशनल लाइफ का दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, चेक योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑन 3 लेवल्स। आप जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप लोगों के साथ निभा रहे हो, तो उस जिस इंसान के साथ निभा रहे हो उसको 3 लेवल पर जरूर टटोल कर देख लो कि क्या उस इंसान का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, कि क्या वो इंसान अपने प्रोमिसेस को निभाता है, क्या वो अपनी कही बात के ऊपर खड़ा रह पाता है। अगर वो अपने प्रोमिसेस नहीं निभाता है, वो अपने कमिटमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो सेकंड लेवल पर चेक करो कि क्या वो क्लियर कम्युनिकेशन करता है, कि क्या वो उस कमिटमेंट को ना निभाने के लिए आपको पहले कम्युनिकेट करता है, या वो कम्युनिकेशन भी नहीं करता है। क्योंकि कम्युनिकेशन करना
उस इंसान के हाथ में था प्रॉमिस को निभाना, कमिटमेंट को निभाना आउटर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से था। किसी क्लाइंट ने बोला जी मैं आपको 10 तारीख को पेमेंट दे दूंगा, बाई चांस उसकी पेमेंट नहीं आई, क्योंकि पेमेंट जो आनी हो किसी ना किसी माध्यम से आनी होती है ना, और कई बार बिजनेस में नहीं आ पाती। बट उस इंसान ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया। आपने जब 10 तारीख को 11 तारीख को फोन किया, उसने आपको क्या बोला कि भाई साहब पेमेंट आनी थी, वो आई नहीं, 2-4 दिन बाद आएगी, मैं 2-4 दिन बाद दे दूंगा। तो यहाँ पे दिक्कत पहली चीज में नहीं है, यहाँ पे दिक्कत किस चीज में है? दिक्कत दूसरे में है कि भाई जब तेरा प्रॉमिस था तुझे ध्यान रखना था ना, तुझे निभाना था, और वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। मान ली बात की भूल गया, एज ए ह्यूमन है, कई बार दिक्कत हो जाती है। बट जब आपने उसको एहसास कराया कि भाई साहब प्रोफेशनल रिलेशन में तो आप उससे प्रोफेशनली बात करोगे ना, अटैचमेंट की थोड़ी ना बात करोगे, कभी उसको बुरा लग जाए, ये हो जाए, वो तो पर्सनल की बात है। और आप उसको कह रहे हैं कि सर आपको कम्युनिकेट करना था, और वो कह रहा है जी मैं भूल गया, ये हो गया, यानी कि वो ओनरशिप भी नहीं ले रहा है। उस टाइम पे भी वो एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप निभाना खतरनाक होता है। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा बात करना चाहूंगा। पहला रूल मैंने आपको दिया कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में ये देखना है कि भाई आपको प्रोफेशनल रिलेशन निभाना है, पर्सनल निभाना है। प्रोफेशनल के अंदर अटैचमेंट्स नहीं होते, पर्सनल के अंदर अटैचमेंट्स होते हैं। अटैचमेंट मतलब जहां आप दूसरे की फीलिंग्स का रिगार्ड करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, उनको समझते हो। आपकी बेटी ने बोला कि पापा आज मैं थोड़ी देर तक सोऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, तो आप समझ सकते हो। बट यही आपका टीम का मेंबर बोले कि सर मैं थोड़ी देर तक सोऊंगा, ऑफिस है ना 9 की जगह 10 बजे तक आऊंगा, तो क्या आप सुनोगे? चैट बॉक्स में बता दो मेरे को। उसने भी वो बहाना दिया है, उसने भी वो बहाना दिया, मतलब उसने भी वो सच्चाई बताई है, उसने भी वो सच्चाई बताई है। यस या नो? डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो छोटी छोटी बात कर रहे हैं, लेकिन गहरी बात में मेरे आपको को clear- लैंड लैंड नहीं करा, एक बार प्लीज रिपीट कर दो। मैं समझ तो गया जो आपने बोला, लेकिन क्या किस पॉइंट पे लैंड करा रहे हो आप, वो नहीं समझ पाया। मैं बता रहा हूं कि जो अटैचमेंट्स होते हैं वो इमोशंस से आते हैं। तो इमोशंस का अटैचमेंट जो आपको रखना, जहां पर्सनल रिलेशंस निभाने होते हैं, आपको वहां करने होते हैं। प्रोफेशनल्स के अंदर अटैचमेंट्स नहीं होते कि अगला क्या महसूस करेगा, क्या कहेगा, नहीं कहेगा, वो फीलिंग नहीं होती वहां पे। वहां पे तो क्लियर कट बात करनी होती है, लेन देन की बात करनी होती है, तभी तो प्रोफेशनल रिलेशन है ना। हम ह्यूमंस बिजनेस में आ गए हैं, बट हमें पता ही नहीं कि बिजनेस का बेसिक रूल क्या कहता है और पर्सनल का रिलेशन क्या कहता है। हम दोनों को मिक्स करे बैठे हैं। ओके जैसे कि आपकी बेटी ने बोला जी मैं लेट तक सोऊंगी, तो जी। आप क्या करोगे? अलाउ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेटी है आपकी। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल अटैचमेंट है। पर्सनल अटैचमेंट। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि भाई जहां आप अटैच रखोगे, चीजों को ओनली अंडरस्टैंड क्या। करोगे, कंसिडर करोगे। बट वही चीज आपका स्टाफ बोले कि जी मैं आज ना लेट इसलिए हुई, क्योंकि मैं देर तक सोई, तो आप क्या करोगे? उसको वार्निंग दोगे ना, भाई अगली बार ना हो जाए ये हरकत, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रखा इसलिए गया है कि तुम 9 बजे आओ, दरवाजा खोलो और काम कराओ। आप ही लेट रहोगे तो काम कहाँ से होगा? तो यानी गुड। कि आपको देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप है क्या। मैं उसके नेक्स्ट लेवल पर जा रहा हूँ, आपके साथ नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बार जिस कमिटमेंट, जिस प्रॉमिस, जिस अंडरस्टैंडिंग के लिए लोगों को रखा जाता है, हमें उसको काउंट करना होता है। अब हमने देखा कि यार उसका प्रॉमिस था सुबह समय पर आना, या आपके पैसे लौटाना, या आपके माल को डिलीवर करना, उसका प्रॉमिस था ना, उसका कमिटमेंट था। और ये प्रोमिसेस बहुत बार कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि प्रोमिसेस किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? आउटर सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। एज ए ह्यूमन हमें समझना होगा कि बहुत बार जो प्रोमिसेस होते हैं वो एक इंसान की बस की नहीं होते हैं, वो कंप्लीट करना आउटर के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आपके ऊपर क्या डिपेंड था? कम्युनिकेशन करना। समझ में आ गई कि भाई गाड़ी लेट थी, बस नहीं मिली, टायर पंचर हो गया, मैं सोता रह गया, थकान थी, लेट पहुंचा। बट क्या आपने कम्युनिकेट किया? वो तो आपके ऊपर था। और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में जब आपने उसके प्रॉमिस के बारे में उसको बताया और उसके कमिटमेंट को वापस से एहसास कराया कि भाई तेरा ये प्रॉमिस था और तेरी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तूने बोला था 10 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, कल तेरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, आज मैंने इसलिए फोन किया है पेमेंट के लिए। और वो बंदा ये कह रहा है कि जी मैं भूल गया था,
मैं कल सोता रह गया था, मैं ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मीन्स वो क्या कर रहा है जब आप उससे ये कन्वर्सेशन कर रहे हो? एक्सक्यूज दे रहा। वो बंदा एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दे रहा है, यानी कि वो ओनरशिप नहीं ले रहा है। तो ये तो उससे बड़ा क्राइम हो गया भाई। तो आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर में एक ऐसा पैरामीटर दे रहा हूं जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे आपको डील करना है। क्योंकि प्रोफेशनल में आप अटैचमेंट निभाने, रिलेशन निभाने नहीं आ रखे हो। प्रोफेशनल में आप एक पर्पस है, उस पर्पस को सोल्व करने के लिए आ रखे हो। वो पर्पस सोल्व नहीं हो रहा है, अगला बंदा अपने उस कमिटमेंट, उस प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा है, ओनरशिप भी नहीं ले रहा है, तो वो इंसान मजेदार नहीं है भाई साहब। उसकी फाउंडेशन एज ए बिजनेस ओनर, एज ए प्रोफेशनल पर्सन ठीक नहीं है। तो ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना चाहिए सर। वार्निंग देनी चाहिए सर, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन, जो भी हम ह्यूमन वाले एस्पेक्ट्स को सुनेंगे थोड़ी देर में, तो एज ए ह्यूमन आपका फर्ज बनता है ना 3 बार किसी को चांस देना, मौका देना। देखो वो अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद क्या, मतलब डिसीजन लेने में भी तो हमें कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए ना, हम किस वे में डिसीजन ले, हम काम करें या ना करें, क्योंकि क्लाइंट है वो, आज नहीं तो कल नहीं तो नहीं, देगा। हाँ हाँ हाँ, तो अब जो हम ये बात कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्लाइंट है तो क्लाइंट को भगवान थोड़ी ना है। क्या बोला मैंने? क्लाइंट है तो क्लाइंट कोई भगवान थोड़ी ना है। लेकिन सर कई बार क्या हो जाता है, जब जहाँ आपके पास कम क्लाइंट है और आपके पास चली उसी से रहा है, हम्म, तो वहां पर थोड़ा सा डिसीजन लेने में या तो हमें क्लियरिटी नहीं होती है, या फिर डिसीजन लेने में हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही बता। मैं अपनी इस लैंग्वेज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्लाइंट है, कोई क्लाइंट भगवान थोड़ी ना है। बट आप में से कोई कहेगा नहीं सर, क्लाइंट तो भगवान होता है, हमने कहीं पढ़ा है, हमने कहीं सुना है। मैंने कहा भगवान होता है, और भगवान चूज करने का अधिकार भी तो हमें होता है। वी हैव टू चूज अवर गॉड, कि भाई मैं कौन से भगवान की आराधना करूं, किसको पूजूं। क्योंकि भगवान तो बहुत सारे हैं इस धरती पे, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग है, क्या मैं सबको मानता हूँ? तो मैंने चूज किया ना। तो यही तो हमने 4th और 5th क्लास में पढ़ा था कि भाई यू चूज योर क्लाइंट। देखो कौन से ए कैटेगरी, कौन से सी कैटेगरी है। तो सी कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई होगा? कि जो क्लाइंट आपके साथ जुड़ा हुआ है वो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, प्रोमिस को पूरा नहीं कर रहा, ना क्लियर कम्युनिकेशन कर रहा है, और ना ही एक्सट्रीम ओनरशिप ले रहा है। तो इसका मतलब वो इंसान के अंदर बेसिक नेचर नहीं है। और उससे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए। भाई आप गलत इंसान के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, सच्चे इंसान के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे। अगर आपको किसी के ऊपर हावी होना है, किसी के ऊपर अपना हक जताना है, या किसी के ऊपर वो कहते हैं ना, उसको एहसास कराना है, रहना है, तो किसके साथ आप करोगे? जो एक सच्चा इंसान है वो, या जो झूठा है, मक्कार है? झूठा। बट आप तो हमें कह रहे कि जी नहीं जी वो तो वैसा है। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक्स की क्लैरिटी नहीं है कि भाई उस इंसान के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो जिस इंसान के साथ गड़बड़ है तो उसको गड़बड़ दिखाने में क्या गड़बड़ है? हक्कर बताओ कि भाई देख ये तेरे से गलती हो रही, बार बार हो रही है। सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसको कहना कैसे है, उसको लैंड कैसे कराना है, उसकी मास्टरी करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। बट मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल दे रहा हूं कि भैया ये बेसिक प्रिंसिपल लोगों को आइडिया ही नहीं है। वो हर रिलेशनशिप को एक ही तरीके से हाँ करें, एक ही तरीके से टेक ऑन कर रहे हैं। तीसरी क्लैरिटी जो मैं आपको देना चाहता हूं, लर्न द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड कैजुअल रिलेशंस। हर इंसान हर रिलेशन को एक ही डंडे से हाँक रहा है। मैं बेसिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो जब छोटी गाय रहती थी, उसको हाँकने के लिए अलग डंडा होता था, बैल जो होता है उसके लिए अलग डंडा होता था। अगर आप में से कभी गांव के अंदर रहे हो, कुछ लोग महसूस किया हो, तो अलग अलग डंडे क्यों होते थे? है तो दोनों ही पशु, दोनों ही जानवर। ऐसे हमारे आसपास हैं तो बहुत सारे ह्यूमंस, बहुत सारे रिलेशन, बट हमें उन रिलेशन का डिफरेंस ही नहीं पता कि कौन से क्लोज रिलेशन है, कौन से कैजुअल है। हम कैजुअल में भी उतना ही दर्द, उतना ही पेन लिए बैठे हैं जितना क्लोज में है। भाई क्लोज की अलग इंपॉर्टेंस है ना, कैजुअल की अलग है। फोर्थ, आपको एक नॉट सीरियस और नॉट कमिटेड को रेफरेंस देकर किसी की मदद कर रहे हो भला, ये चीज मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। एक बिजनेस ओनर जो नॉन सीरियस है, जिसकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है,
जो कमिटेड नहीं है अपनी चीजों को लेके। हम जाने अनजाने में कितनी बार उसकी मदद करते हैं उसको रेफरेंस देकर, यार ये बंदा ना कुछ रिक्वायरमेंट तलाश कर रहा था, इसको गिफ्ट की जरूरत है, या इसको डॉक्टर की जरूरत है, या इसको टूर एंड ट्रैवल की जरूरत है, हम उसको रेफरेंस दे देते हैं। बट वो जो बंदा जिसको रेफरेंस दिया, जो बिजनेस ओनर है, वो नॉन सीरियस है, कमिटेड ही नहीं है, तो आपने उस इंसान की मदद की है या जिसको आपने भेजा उसका नुकसान किया है? तो बातचीत करते हैं जी। आज का टॉपिक डिस्कशन का, कन्वर्सेशन का है कि आपने एक नॉन सीरियस, नॉन कमिटेड इंसान को, जो अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है, किसी का रेफरेंस दे दिया, किसी को किसी से साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आपने उसकी मदद की है या किसी का नुकसान किया है? नुकसान कर दिया सर। नुकसान किया है। नुकसान कर दिया ना। हम्म। बट दिली दिल में तो हमें खुशी होती है कि यार हमने किसी को रेफरेंस दे दिए। तो बिफोर गिविंग द रेफरेंसेस और कनेक्शंस टू ईच अदर, एटलीस्ट चेक कि जिस बंदे को आप दे रहे हो क्या वो सच में उस लेवल के लायक है, उसकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप का जो कमिटमेंट लेवल है, या उसका क्लियर कम्युनिकेशन रखने की प्रवृत्ति है, या एक्सट्रीम ओनरशिप लेने की प्रवृत्ति है या नहीं, फोकस है या नहीं। हम अहमियत दिए जा रहे हैं, इसे फोकस किए जा रहे हैं। फोर्थ प्रिंसिपल जो है, फोर्थ क्लैरिटी जो मैं देना चाहता हूं, मनी अपने आप नहीं आती, लानी पड़ती है। लक्ष्मी माता के लिए वो होता है ना, मन्नत करनी पड़ती है, उसको पूजा अर्चना करनी पड़ती है, तब मनी आती है। तो आपके पास जो पैसा फ्रेश क्लाइंट से आपको लाना है या फंसे हुए क्लाइंट से लेकर आना है, दोनों ही सिचुएशन में पैसा लाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बिना आपके एफर्ट के पैसा नहीं आएगा। आपका मैकेनिज्म, आपका सिस्टम, आपके प्रोसेसेस इस तरीके से डिफाइन हो कि आप अपने पैसे को ला सको। आप ये सोचो जी मैंने किसी को दे दिया और मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया, तो ऐसे पैसा नहीं आएगा। आपके स्ट्रक्चर में रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और रिमाइंडर 3 के बाद हार्ड लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वाले वर्ड यूज करने की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो रिलेशन जो है वो कैजुअल है भाई, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को निभा ही नहीं रहा है। कि कोई इंसान 3-3 रिमाइंडर जाने के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो पेमेंट कर रहा है, आप समझो इस बात को, छोटे से डिफरेंस को। मैं कह रहा हूं पेमेंट का आना या होना बहुत बार नहीं होती है, समझ में आता है, बट क्या वो दो बचे हुए पैरामीटर्स के ऊपर भी कंसीडर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो देख लो। नेक्स्ट, पर्पस बड़ा होना चाहिए देन पर्सनल इंटरेस्ट एंड ईगो। कि आप जो कर रहे हो और वो जो कर रहे हो उसके अंदर जो बदलाव है, जो इम्पैक्ट वो अगर बड़ा है, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आपकी ईगो या किसी दूसरे इंसान की ईगो की अहमियत नहीं होगी, है ना। आप कितने ही बड़ी सक्सेस स्टोरी देख लो, जो डॉक्टर हेमंत जी बता रहे थे, रतन टाटा जी की या जोहू वाले की, उन लोगों के पर्पस बड़े हैं, तो वहां पे उनका पर्सनल इंटरेस्ट या उनकी ईगो मायने ही नहीं रखती। यानी कि इंडिविजुअल गोल से इंपॉर्टेंट होता है बड़ा गोल। जैसे कि वो एक स्टोरी का मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, कि स्टोरी है महाभारत की। अर्जुन का गोल क्या था? अर्जुन का गोल था कि मुझे कर्ण को मारना है। भीम का गोल था कि मुझे दुर्योधन को मारना है। और कृष्ण का जो गोल था वो था कि मुझे ट्रुथ को जिताना है। तो यहाँ पे जो बड़ा गोल था ना, कृष्ण जी लिए घूम रहे थे, इसलिए उन्होंने सब लोगों को बांध रखा था उनके छोटे छोटे गोल के साथ में। तो आपको आपका बड़े गोल की तरफ फोकस करना चाहिए, और उस बड़े गोल के अंदर जो आपकी टीम है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके छोटे गोल भी उसके अंदर अचीव हो जाने चाहिए। अगर गोल अचीव के करने के अंदर जो बड़ा मकसद है उसके अंदर लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट आ रहे हैं, पर्सनल ईगो आ रही है, तो वो गौण हो जाएंगी, वो समाहित हो जाएंगी, फोकस नहीं की जाएंगी। कितनी सारी ऐसी इंसिडेंट रही हैं जो हमें देखनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए। जब बड़े पर्पसेस होते हैं तो छोटी चीजों को कई बार दरकिनार कर दिया जाता है। पॉलिटिकल एंगल से अगर मैं देखूं, तो जब बीजेपी की सरकार आई थी, बहुत सारे नए नए नेताओं ने बड़ा विरोध किया था, बट पर्पस बड़ा था, तो मोदी जी क्लियर थे कि भैया दरकिनार कर दो,
यहाँ पे पर्सनल ईगो नहीं चलेंगी। मुझे ये डिपार्टमेंट नहीं मिला है, मुझे ओहदा नहीं मिला, मुझे टिकट नहीं मिली, हटाओ सबको, फोकस कराओ, देश बदलना है, बदलाव लेकर आना है। तो जब बड़े पर्पज होते हैं, बड़े सपने होते हैं, तो छोटे गोल को, छोटी ईगो को, छोटे लक्ष्य को उसके अंदर समाहित कर दिया जाता है, उनको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो एज ए बिजनेस आपका जो बड़ा पर्पज है उसके अंदर लोगों की पर्सनल ईगो, पर्सनल इंटरेस्ट कंसिडर आपको नहीं करना चाहिए। यूज द फिलॉसफी इन बिजनेस, इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स, इफ नॉट टेल अस। आपको 100% ये चीज फोकस करनी है, ये फिलॉसफी कंसिडर करनी है अपने क्लाइंट्स के प्रति, अपने वेंडर्स के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, बिजनेस में खासकर, कि भाई अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कोई खुशी नहीं है, तो मुझे बताओ, दुनिया को मत बताओ, क्योंकि दुनिया थोड़ा समाधान करेगी। समाधान किसने करना है? मैंने करना है, मेरे व्यापार का, कि जी वहाँ अच्छी चाय नहीं मिलती, वहाँ पे ना ठीक स्टाफ नहीं है, वहाँ पे जी सफाई नहीं रहती, तो मुझे बताओ ना, मैं ही तो करेक्शन करूंगा, दुनिया थोड़ा करेगी। दुनिया को तो मेरी तारीफ बताओ। यानी कि रेफरेंस लेने का और फीडबैक लेने का सिस्टम आपके बिजनेस में होना चाहिए। तो ये 6 बेसिक क्लैरिटी मैंने आपको दी बिजनेस के नेचर की। बिजनेस के अंदर ये बेसिक नेचर, ये बेसिक क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, हर व्यापारी के बिजनेस में होनी चाहिए। ऐसे अगर मैं बात करूं तो कुछ बातें मैं आपके साथ करूंगा अब आपकी, वो होंगी आपके ह्यूमंस की, टीम की, यानी कि ह्यूमन के नेचर को कैसे समझना है। बिजनेस का नेचर तो आपने देखा कि भाई प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपको ये 6 चीजों को कंसिडर करना चाहिए, समझना चाहिए। अब मैं ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एज ए ह्यूमन हमारी सेइंग और डूइंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। सो बी अलर्ट, यूज योर ब्रेन आल्सो। जो लोग कहते हैं और जो करते हैं अंतर होता है। हमें लोगों की कहने पे, जो लोग बोलते हैं उनको यूं का यूं नहीं कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि वी वांट हेल्दी लाइफ, हमें हेल्दी लाइफ चाहिए, हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, हमें पता परिवार का प्यार ज्यादा जब बना रहेगा जब आप ज्यादा हेल्दी होगे। वेल्दी हो या ना हो, आपका हेल्दी होना आपके परिवार के प्रति ज्यादा आकर्षण, समर्पण लाता है। क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो पूरा परिवार लग जाता है आपकी देख रेख। बट हम कितने एक्सक्यूज फाइंड कर लेते हैं फिजिकल वर्कआउट को लेकर। हम हफ्ते में 4 सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ जाते हैं, वो एक घड़ी लगाते हैं जिसमें हम स्टेप्स को काउंट कर लेते हैं और अपने आप को एक शाबाशी देते हैं, क्या कि चलो कुछ तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फिजिकल वर्कआउट का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। जब तक कि बॉडी गर्म ना हो, 15 मिनट 20 मिनट जब तक आप ना लगाओ, तब तक फिजिकल वर्कआउट काउंट नहीं होता। बट हम क्या कह रहे हैं? वी वांट हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी। तो लोग की कहना, कहावत, जो उनकी सेइंग है और डूइंग है, वो डिफरेंस होती है। लोग बहुत बार बोलते हैं वी वांट मनी, पैसा चाहिए यार, पैसा तो चाहिए, व्यापार तो कर ही से लिए रहे, बट बिजी इन टाइम किलिंग एक्टिविटीज। शाम को जब मैं बोलता हूँ डीपीआर भरकर एक बार महसूस तो कर लो कि पूरे दिन में क्या आज कोई मनी मेकिंग एक्टिविटी करी, हार्डली कोई मनी मेकिंग एक्टिविटी निकलती है। तो मैं बताता हूँ कि क्या सच में पैसा चाहिए या सिर्फ कहावत है, सेइंग है। तो जो लोग कहते हैं आपको लिटरली उस कहावत पे नहीं जाना है। जैसे मैं आपको एक ये वीडियो दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी वीडियो थी, इसकी आपके पास वॉइस आ रही होगी। एक एक्ट्रेस है जो तरह तरह की एड्स करती है, अगेन नाम नहीं लूँगा अगेन। तो उसकी एक क्लिपिंग दिखाई जहाँ पर एक टेलीविज़न शो में वो गई थी, वहाँ पर गलती से उसकी चाय में किसी ने चीनी डाल दी, चाय में या कॉफ़ी में, ब्लैक टी। तो उसकी चाय में या कॉफ़ी में किसी ने चीनी डाल दी। तो वहाँ पे बहुत उल्टा सीधा उसने बोला उस पर्सन को भी और चीनी के बारे में भी। इसमें शुगर डाला है, इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। और वो जिस तरह की एड्स कर रही है, दैट इज ऑल लोडेड विद शुगर, केमिकल्स। एक एक्ट्रेस है जो तरह तरह की एड्स करती है, समझ में आया कुछ? अगेन नाम नहीं लूंगा अगेन। तो उसकी एक क्लिपिंग दिखाई जहाँ पर एक टेलीविज़न शो में वो गई थी, वहाँ पर गलती से
उसकी चाय में किसी ने चीनी डाल दी, चाय में या कॉफी में, ब्लैक टी। तो उसकी चाय में या कॉफी में किसी ने चीनी डाल दी, तो वहां पे बहुत उल्टा सीधा उसने बोला उस पर्सन को भी और चीनी के बारे में भी। इसमें शुगर डाला है, इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। और वो जिस तरह की एड्स कर रही है, दैट इज ऑल लोडेड विद शुगर, केमिकल्स। हाँ जी, आप हो मेरे साथ अभी इस डिस्कशन में, इस कन्वर्सेशन में। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ? तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा चैट बॉक्स में यस नो में भी आता है ना, तो अच्छा लगता है। तो हम ह्यूमंस जो अपने आसपास है ना, हम उनको ना उनके लिटरल चीजों के साथ में जो वो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन देखना आना चाहिए। क्योंकि जब तक कि हम उनकी डूइंग और सेइंग को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी मैच्योर, हम समझदार नहीं होंगे, वी विल नॉट बी इंटेलिजेंट। कि हमें अपनी बुद्धि, अपना विवेक भी तो है जिसको हमें यूज करना है एज ए ह्यूमन, जिसके ऊपर कंसिडर करना है। हमें लिटरली ऐसे थोड़ा फॉलो कर लेना है क्योंकि किसी ने कहा कुछ और हमें लग रहा है कि ये तो सत्य है। सत्य नहीं होता, सत्य दिखता है उसकी डूइंग से, उसके एक्शन से, कि सच में कि क्या वो इंसान जो कह रहा है जी मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, वो सच में है। वो कह रहा है जी मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, क्या सच में है? देख तो लो। कितनी बड़ी विडंबना है कि लोगों को कहने के लिए सिर्फ छोटी सी जबान चलानी पड़ती है, बट डूइंग के लिए पूरा शरीर हिलाना पड़ता है। तो लोग नॉट इंटरेस्टेड टू मूव देयर बॉडी, बट मोर पीपल आर इंटरेस्टेड टू मूव देयर टंग। नेक्स्ट, एज ए ह्यूमन अपनी गलती को हम क्या चाहते हैं? माफी। और जब दूसरे से गलती हो जाए हम क्या चाहते हैं? सजा। कि आप सोते रह गए तो आप क्या सोच रहे हो? कि अगला बंदा समझ ले। बट जब दूसरा सोता रह गया या दूसरे को आप पेमेंट ठीक टाइम पे नहीं दे पाए या कुछ और ऐसी दिक्कत हो गई, तो थॉट प्रोसेस क्या है कि आपको आपकी बीइंग राइट को कम करना है कि मैं ही सत्य हूं, जो मैं ही कह रहा हूं वही सत्य है। इस पार्ट को भी कम करना है क्योंकि हम ह्यूमंस के अंदर बीइंग राइट का इतना स्ट्रॉन्ग कीड़ा है कि गांव के अंदर ताश खेलने वाला इंसान जो पूरा दिन ताश पीटता है और घर जाके अपने बच्चे बीवी को पीटता है, वो भी अपने आप को राइट कहता है कि इसने खाना ठीक से नहीं बनाया, मेरी सेवा नहीं करी, वो नहीं करी। तो हम ह्यूमंस को अपने बीइंग राइट को थोड़ा सा कम करना है ह्यूमंस के प्रति। कि अगर ह्यूमन से गलती हो जाए तो उन ह्यूमंस की गलती को समझना चाहिए, लेकिन गलती कहाँ तक समझनी चाहिए? कहाँ तक समझनी चाहिए मैं अभी बताता हूँ। कि जो कोई भी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो एक गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो अपनी गलती या दूसरों की गलती से सीख ले उसे समझदार इंसान कहते हैं। तो आपको समझदार इंसान बनना है कि अगर गलती हो गई, क्योंकि गलती तो इंसान से हो सकती है, या किसी दूसरे से गलती हो गई और आपको आपका पैटर्न दिख गया और आपको लगा कि यार ये गलती मुझे नहीं करनी है, तो आपको समझदार इंसान बनना है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि एज ए ह्यूमन हम गलतियां ना करें, क्योंकि गलती ना करने का अधिकार तो सिर्फ भगवान के पास है। लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों? जो दूसरों की गलती, जो दूसरी गलती करे उसे लापरवाह इंसान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करता रहे उसे शैतान कहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरी गलती तीसरी गलती कर रहे हैं और लापरवाह बने बैठे, और हम गलतियों पे गलती किए जा रहे हैं सेम पैटर्न की, तो हम तो शैतान बने हुए जी। तो आपको इंसान को माफ करना होता है, शैतान को माफ नहीं करना होता। यानी कि कोई इंसान सेम पैटर्न की गलती 3 बार दोहरा रहा है तो ठेका जिम्मा आपने नहीं लिया है प्यार से बात करने का, तो आपको वहां पे थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिली? कुछ शेयरिंग करें अभी तक के डिस्कशन से, बिकॉज ये जो क्लास है ना, ये डिस्कशन वाली क्लास है, बातचीत वाली क्लास है। इफ यू आर कंफर्टेबल एंड कंसिडरिंग, कि हम जो बात करना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं। जी हेमंत जी, हम अपने ह्यूमन नेचर और बिजनेस नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उस बेसिक क्लैरिटी को लाना चाह रहे हैं जहां से हम ह्यूमन की बेसिक नेचर को और बिजनेस के बेसिक नेचर को समझ सकें। 6 बातें हमने पढ़ी थी
समझी थी बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके, अब हम ह्यूमन को लेकर समझ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। सर इसमें ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो अदर बिजनेस कैटेगरीज हैं और जो मेडिकल प्रोफेशन कैटेगरी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि सर कहीं ना कहीं जो दूसरे बिजनेसेस हैं उसमें जो भी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है वो तो या तो उसकी नीड होती है, उसकी लग्जरी होती है। हम्म और लेकिन कहीं ना कहीं सर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर सर जो चीज आती है वो अर्जेंसी की आ जाती है। हम्म फॉर एग्जाम्पल अगर बाई चांस हमारा होटल है 3 हम्म स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति आता है और वो हमसे रेट करता है कि नहीं जी ये तो 5,000 का कमरा तो आप ज्यादा बता रहे हो, 3,000 में मैं 3,000 दूंगा, तो हमसे साफ साफ मना कर सकते हैं भैया हम नहीं कर। हम्म ठीक है ना। लेकिन सर कहीं ना कहीं सर मेडिकल फील्ड में मैंने एक चीज देखी है और सर अपने साथ में हर जगह मैंने देखी है, और जो हमारी ही फील्ड के सर जो बहुत ही अच्छे और बहुत टॉप क्लास डॉक्टर्स हैं सर, मैंने उनमें एक चीज देखी है और वही चीज मैं अपने यहाँ पे भी करता हूँ कि अगर पेशेंट की प्रॉब्लम जेन्युइन है और वो ट्रीटमेंट चाहता है और वहां पे अगर वो डिस्काउंट की बात करता है या वो फीस नहीं दे पाता तो उसको हमें अलाउ कर देना चाहिए। और इनकेस यदि पेशेंट फीस के लिए बोलता है कि सर मैं बाद में दे दूंगा या कुछ समय के बाद दे दूंगा, तो वहां पर भी हमें हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी हार्श होते ही वो पेशेंट, क्योंकि सर अमूमन क्या होता है कि दूसरे डॉक्टरों में और फिजियोथेरेपी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि फिजिशियन हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो या ऑर्थोपेडिशियन हो, अमूमन जब हम इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, आप मेरे पास 15 दिन बाद आना, 1 हफ्ते के बाद आना, 1 महीने के बाद आना। लेकिन सर फिजियोथेरेपी में क्या है, पेशेंट डेली आता है, तो ना मतलब हम चाहे ना चाहे लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच आ जाता है, और वहां पर वो थोड़ा सा लाइबिलिटी चाहता है, थोड़ी सी एग्री कर चाहता गया। है कि कहीं इस कन्वर्सेशन में आप बताना क्या चाह रहे हो, शेयरिंग क्या करना चाह रहे हो? मेरे को कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ डॉक्टर साहब। सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो पेशेंट पेमेंट टाइम पर नहीं दे पाते, क्या हमें उनसे हार्श वर्ड में बात करनी चाहिए? तो हमने कहा ना 3 मौके दोगे ना आप उसको। हाँ जी। तो आपको जैसे नवीन भाई ने पूछा था कि भाई कोई इंसान हमें पता गलत है, गलती कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो मैंने कहा था रुको मैं थोड़ी देर में आंसर करूँ, तो उसका आंसर अभी दिया ना कि भाई एज ए ह्यूमन आप किसी की गलती या किसी की एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कब तक करोगे? 3 ही मौके दे सकते हो आप। 3 मौके के बाद तो दिख गया ना कि वो इंसान तो उस पैटर्न को दोहरा रहा है भाई। हम्म। तो वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दोनों ही के अंदर रूल लागू हो जाता है कि भाई वो पर्सनल है, आपका अटैचमेंट है, तो उसको ज्यादा धमकाओ कि भाई तेरा तो पैटर्न बन गया है। आपकी बेटी हर हफ्ते बोले कि पापा स्कूल में नहीं जाऊंगी, देर तक सोना है, तो कितने दिन अलाउ करोगे आप? 1 बार 2 बार, बार बार थोड़ा ना करोगे। तो बार बार अगर वो पैटर्न निकल कर आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं पे स्टैंड लोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको ह्यूमन साइड देखनी पड़ेगी प्रोफेशनल साइड के अंदर, कि ह्यूमंस की सेइंग और डूइंग में अंतर होता है। ह्यूमंस गलतियां करेंगे, बट गलतियां आपको माफ करना आना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप को राइट नहीं कहना है, आपको कितनी गलतियां माफ करना आना चाहिए, 1 2 3 आपको देखना पड़ेगा। जिंदगी भर माफ करते रहोगे तो ही विल टेकन फॉर ग्रांटेड ना। ये तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर डॉक्टरी लाइन के अंदर में, जहाँ पे वो लाइन लगकर इंतजार कर कर डॉक्टर तरह जैसे लोगों से दवाइयां लेते, पैसा लगाते लेते हैं कहीं ना कहीं पे। दिस इज ऑल अबाउट आई एम शेयरिंग एंड डिस्कसिंग विद दैट। थर्ड चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, ह्यूमन रूल है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, बुरा लगा, तो आप शेयर जरूर करते हो। ये हमारी ह्यूमन फितरत है कि हमें कुछ भी अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, हम शेयर जरूर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? बिकॉज खुशी बांटने से बढ़ती है और गम कम होता है। कुछ कोई चीज बुरी लग जाती है और कोई चीज आपके बारे में बुरा किसी को बता रहा है जाकर, तो डोंट बी मच इम्पैक्टेड। आपको कहीं से अगर कहीं से पता लग जाता है कि यार वो मेरे बारे में ऐसे ऐसी बात कर रहा था, तो उसको एज ए सोई, एज ए फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, ना कि एज ए क्रिटिसिज्म पॉइंट से। क्योंकि वो अपना दर्द कहीं ना कहीं जाके तो बयां करेगा ही ना। अगर बयां नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, किस तरीके से फोकस करेगा? तो हमें हमारे बारे में होने वाली बातचीत, जैसे कि अगर कोई हमारी अच्छी बातें यहाँ वहां कोई कर रहा है तो उससे खुशी मिलती है, और जब हमारा कोई क्रिटिसिज्म कर रहा होता है, हमारी कोई बुराई कर रहा है, तो हमें उससे बुरा लग रहा होता है। तो हमें उस इमोशन को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल क्यों करना है? क्योंकि वो उस ह्यूमन की फितरत है, वो नेचर है। हम भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं, हम भी ऐसे ही फोकस करते हैं। हमें अपने प्रोफेशनल सिस्टम को ऐसा स्ट्रांग बनाना है ताकि वो जो बुराई अगर मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड अगर हो रही है
तो मेरा फीडबैक सिस्टम, मेरा कस्टमर हैंडलिंग सिस्टम ऐसा हो कि वो बुराई अगर करे तो वो हमारे सामने करे, ताकि हम उसको सुधार पाए, उसको हम कंफर्ट दे पाए। क्लियर हुआ जी? फोर्थ इज, आप लोग मेरे साथ हो ना, क्योंकि डॉक्टर साहब की तो शक्ल दिखती रहती है, तो मुझे कंसिडर होता रहता है, दूसरों को तो ऐसा लगता है कि पता यस नहीं यस, क्या लाइन सर, लाइन। कॉपी करना इज नॉट ए क्राइम। आपको अगर कोई चीज अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि यार इसको मॉडल किया जाता है सकता है, इससे इंस्पायर हो सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं पे ट्राई किया जा सकता है, डू इट। वाई री इन्वेंट द व्हील व्हेन ऑलरेडी एग्जिस्ट? जब जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है, तो क्यों ना उस बनी हुई चीज के ऊपर फोकस कर लिया जाए, उसको बना लिया जाए, उसको टेक ऑन कर लिया जाए। क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है, जो इम्पोर्टेंस जो है उसके अंदर, उसके सक्सेस होने में है, ना कि कॉपी करने में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ओयो का मॉडल कॉपी किया, बहुत सारे लोगों ने एग्रीगेशन मॉडल लेकर आया। कितने लोग आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, देख लो। तो कॉपी करना इज नॉट क्राइम। कॉपी करके सक्सेसफुल होना या उस चीज से इंस्पायर होकर डायरेक्शन लेना इज इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज को आपको एज ए ह्यूमन आपके जहन में डालनी है। जैसे उबर से कॉपी करके ओला बना दी, ओला कामयाब भी है आज की डेट में। यस, और ऐसी बहुत सारी टैक्सियां आई, जैसे आजकल ब्लू चल रही है, वो भी टैक्सी एग्रीगेशन मॉडल है कहीं ना कहीं पे। तो इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से मिलेगा ना, कहीं से फोकस आएगा। बट हम ह्यूमंस को पता ना कहीं से कॉपी करने को तो ना ऐसे क्राइम की तरह बता दिएगा, अच्छा ये तो तूने कॉपी किया वहां से। अरे कॉपी की अच्छी बात है, मेक इट अप्रिशिएट ना, बिकॉज आपको उसको अप्रिशिएशन या उसके एक्नॉलेजमेंट में जाना चाहिए, रादर देन उसको क्रिटिसिज्म के पॉइंट से। जैसे मैं अपनी अभी एक ठीक है यूट्यूब सर, अच्छा एग्जांपल है चाइना, हर चीज को कॉपी करके देखो कितना आगे निकल गया। कितना आगे निकल गया, बिकॉज दे नो यार क्यों दिमाग लगाना है। जब जो चीज बनी उससे आगे की कार्रवाई करो ना, जितनी बन चुकी उसको उससे आगे की तरफ फोकस करो, उसके आगे टेक ऑन करो। तो आपको आपके आसपास होने वाली चीजों, जो लोग कॉपी करते हैं, कॉपी मतलब जो उस चीज को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, उस चीज को मॉडल करना चाहते हैं, उस चीज से इंस्पायर होना चाहते हैं, अप्रिशिएट करो, उसको एक्नॉलेज करो, रादर देन डिमीन करने की वजह साथ में। एंड हाँ, एक हार्ड ट्रुथ जो मुझे इस पूरे प्रोसेस में पता लगा, समझ में आया, मेरे को क्लैरिटी मिली, कि हम सबको ना सक्सेसफुल होने की ना पॉसिबिलिटी है, हम सबके अंदर सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी है। बट हम सब लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये भी एक रियलिटी है। तो एज ए ह्यूमन मैन वी आर बोर्न, वी बोर्न विद दैट पॉसिबिलिटी कि वी आर पावरफुल, वी कैन क्रिएट एनीथिंग। बट विद एनवायरमेंट, विद स्ट्रक्चर, विद आवर विलिंगनेस, हम इस रियलिटी के साथ आगे, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग ही सक्सेसफुल होंगे। सब लोग धनवान बनने की काबिलियत तो रखते हैं, बट सब लोग धनवान बनेंगे नहीं, इस चीज की भी मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि जो धनवान बनने का प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है वो है आपकी बर्निंग डिजायर के अंदर, ना कि सिर्फ डिजायर के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोगों की सिर्फ डिजायर होती है, और डिजायर रखना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हर इंसान की डिजायर होती है, इमोशन सबके अंदर होते हैं कि मेरे पास भी ऐसी चीज हो। बट उस इमोशन को के हासिल करने के लिए जो आग लगाए, जो उसके लिए एफर्ट कर जाए, वही इंसान उस चीज को पा पाता है, सक्सेसफुल हो पाता है। तो ये फैक्ट है, आपको कंसिडर करना है कि आपके आसपास के लोग जो डिजायर्स रखते हैं, जो पॉसिबिलिटीज रखते हैं, वो अच्छी हैं, बट वो पॉसिबिलिटीज सक्सेसफुल नहीं होती, रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर आग नहीं होती उसको अचीव करने के लिए। क्योंकि जो डिजायर होती है वो इमोशन है, जो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी हाई होता है, कभी आप पूरे जोश में आ जाते हो, कभी वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसको हम हाई कैसे रख सकें, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। क्योंकि अगर आपका इमोशन हाई रहेगा तो आप ऊपर की तरफ फोकस करते चले जाओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपके पास 5, 10, 15 शुभ सलाहकार लोग होने चाहिए, जिनके नाम आपके माई प्रॉमिस वॉल पे लिखे होने चाहिए। क्योंकि जब आप लो फील करते हो तो आप अपनी एनर्जी कहाँ से लाओगे? कुछ ऐसे शुभ सलाहकार लोगों से बात कर कर आप अपनी क्लैरिटी लाओगे। तो आपके पास पता तो होना चाहिए ना, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए आपको, उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। एक ह्यूमन नेचर क्या है?
ह्यूमन नेचर क्या है कि जब भी चैलेंज आता है तो इंसान है ना परेशान हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि चैलेंज जो आ रहा है, जब आप चैलेंज को फेस करोगे तभी चमत्कार दिखेगा। आज अगर पेन हो रहा है, उस पेन के बाद ही प्लेजर दिखेगा। आप में से अगर कुछ लोग अगर जिम गए हैं और जब वो वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में पेन होना शुरू होता है, और उस पेन की वजह से लोग छोड़ देते हैं क्योंकि दिक्कत लगती है, फिर वो योगा प्राणायाम करने लग जाते हैं। बट बॉडी की अगर फिजिक बनानी है तो पेन के प्रोसेस से तो गुजरना होगा ना। याद कर कर देखो, आप अभी आपकी लाइफ में जब भी पेन रहा होगा, जब भी आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए होंगे बड़े वाले, जब आपने वो चैलेंजेस फेस कर लिए उसी के बाद कुछ चमत्कार हुआ है, कोई सक्सेस स्टोरी बनी है जिसको आप लोगों को सुना सकते हो, सिखा सकते हो। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो 9वीं क्लास तक पढ़ाई में ज्यादा से अच्छे नहीं थे और वो जापान में कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी के अंदर मेडल भी लेकर आए। तो पहले पेन था, उस पेन को जब डील किया, उस चैलेंज को डील किया, तभी वो आज एक सक्सेस स्टोरी की तरह निकल कर आई है। तो अगर आपकी लाइफ में पेन आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ समथिंग बिग। उस बिग का राइट डायरेक्शन क्रिएट करो और उस फोकस में रहो। समस्या होती है तो समाधान भी होता है। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास टीम नहीं रुक पा रही है, आपके क्लाइंट्स आपके पेमेंट ठीक टाइम पे नहीं दे रहे हैं, तो कोई ना कोई समस्या जो आ रही है उसका समाधान भी होता है। मैथ्स के अंदर एक समस्या का एक ही समाधान होता है, बट रियल लाइफ में अगर आप देखो तो एक समस्या के कई सारे समाधान होते हैं। हम एज ए ह्यूमन सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देखते हैं और आपको लगता है यही हो सकता है। हम देख ही नहीं पाते। अगर हमारे पास शुभ सलाहकार लोग हों जिनसे हम बातचीत करें तो हमें उसी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो आपकी लाइफ में आने वाली समस्याएं, आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, आपकी लाइफ में आने वाले पेन आपको बड़ा बनाने के लिए आते हैं। उसको डील करने की एबिलिटी जो बिल्ड होगी वो आपको अपने आसपास के लोगों से सलाह मशवरा लेकर आएगी, जो एज ए ह्यूमन आपके पास होना चाहिए। लास्ट जो चीज मैं बताना चाहता हूं कि दूध पीने के लिए जैसे डेयरी नहीं खोली जाती, लाइफ में थोड़ा सा मजा लेने के लिए खुद का फार्म हाउस नहीं लिया जाता। आपके पास ड्राइवर है तो जरूरी नहीं है कि आप ड्राइविंग नहीं सीखोगे, तो एटलीस्ट आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके छोटे गोल और बड़े गोल के अंदर के डिफरेंस को। बहुत बार अपने हम लोग बड़े गोल को हासिल करने के लिए बड़ा पेन ले लेते हैं, बट हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़ा गोल और उसका अगर काम छोटे गोल से चल सकता है तो बहुत बढ़िया है। आपको लगता है कि भाई मेरे पास अकाउंट के लिए मुझे अकाउंटेंट नहीं रखना, तो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो, जरूरी ना अपने अंदर बिठाना है। आपको लगता है आपको डिजिटल मार्केटिंग का काम कराना है तो आप किसी को आउटसोर्स कर सकते हो, जरूरत ना लड़का अपने पास बैठाना, उसको सिखाना समझाना, उसको रिपोर्टिंग लेना है। हायर समबडी, आउटसोर्स द थिंग्स। तो जो चीजें आउटसोर्स की जा सकती हैं वो आउटसोर्स कर दो। दूध के लिए खुद की डेयरी नहीं खोलनी, लेके आ जाओ। तो अपना खुद का सेटअप नहीं बनाना हो तो बहुत सारी चीजों का दूसरे से भी टेक ऑन कर लेनी चाहिए। हाँ, उन चीजों की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, ताकि जब आप डील करो तो आपको पता रहे कि वो चीज होती कैसे, वो कैसे आती है। यू टेल मी, बिजनेस के जो रूल्स हैं जो अभी आपने डिस्कस किए हैं, आपको दिखाए हैं, बताए हैं, ये कहाँ कहाँ पर लगाओगे और कहाँ कहाँ पर टेक ऑन कर जाओगे, मेरे के साथ थोड़ी सी शेयरिंग कर लो, ताकि जो अब तक हमने सीखा है, जो अब तक हमने डिस्कस किया है, इसको हम थोड़ा सा एक्सेल कर सकें, इनहेल कर सकें। हमने 6 बातें सीखी हैं प्रोफेशनल बेसिक नेचर की, और 7 बातें हमने सीखी हैं पर्सनल बेसिक नेचर की। तो आई वांटेड योर शेयरिंग्स। हु विल शेयर? क्या समझ में आया, क्या क्रिएट हुआ? तो एक तो ना किसी भी चीज को करने के लिए अपना विलिंग होना चाहिए उसके लिए, और उसके विलिंग के लिए विलिंग होने के बाद अपना एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर में हम उसको करें। तीसरा जो आपने बताया, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हम जो भी चीज कर रहे हैं पॉजिटिव वे में उस पे कंसिस्टेंसी बना के रखे। तो ये तीनों चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर आप बता रहे हो जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ और
पर्सनल लाइफ में कैसे क्या रिलेशन होने चाहिए, उसमें आपने 6 चीज बताई है। क्योंकि मेरा बताने का मकसद, आप लोगों को समझाने का मकसद यही है कि भाई जो आप लोगों ने अभी इस डिस्कशन में मेरे से सुना है, सीखा है, समझा है, और हम अपने आप को सो कॉल्ड बिजनेस ओनर कह रहे हैं, तो जो बिजनेस के रूल हमने सीखे कहाँ से है? आप मेरे को ये बता दो। हम अपने आसपास बहुत सारे बिजनेस ओनर को देख रहे हैं, हम खुद भी अपने आप को बिजनेस ओनर की तरह कह रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बिजनेस के रूल है कि बिजनेस कैसे चलेगा, कहाँ से सीखे हमने, बताओ। जैसा देखा वैसा अपना जो जिन होता है ना, जिससे जो अपने रियल लाइफ में हम कनेक्ट हुए, जो देखे हमने, हमें लग गया कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है भाई, तो हम्म वो चीज है। तो बेसिक तो कहीं से हमने कोई वो चीज तो ली नहीं है। हम्म। तो बिल्कुल सब ना अपने आप से सीखें, जी जी। है ना, अपने आप कर कर सीखें, कुछ यूट्यूब से, कुछ अपनी बुद्धि से, कुछ आसपास के लोगों से। तो जो है सीखें, तो क्या हमने ये रूल डिफाइन किए कभी बैठकर कि भाई मेरे बिजनेस के ये रूल हैं, मैं अपने व्यापार को ऐसे ऐसे करूंगा, इस तरीके से करूंगा। जैसे कि जब हमने बात की थी अपनी टारगेट ऑडियंस की, तो क्या हमने बैठ के डिफाइन किया भाई ये वाले भगवान है मेरे? कहीं सुना था मैंने कि क्लाइंट आपका भगवान है। तो भगवान की डेफिनेशन क्या आपने की कि भाई ये वाले जो लोग हैं ए कैटेगरी के, ये वाले भगवान है। अगर सी कैटेगरी के लोग होंगे, भगवान नहीं मेरे लिए, इनकी इज्जत थोड़ी ना करूंगा। जो मेरे से ऑर्डर ले गए, मेरी सर्विसेज ले गए, मेरा प्रोडक्ट ले गए, पैसा भी नहीं दे रहे, मुझे धमका भी रहे, पैसा भी ठीक नहीं दे रहे, फिर भी मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया था कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अरे भाई कहाँ से सीख लिया ये? सीखा तो कहाँ लिखा हुआ है? तो दैट मीन्स वी हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड यट अवर रूल एंड रेगुलेशन। इसी वजह से जो कृपा है, जो कृपा है वो अटकी हुई है कि हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं, बट उस मेहनत के अंदर जो टूल है, जो हमारे रूल हैं, जो हमारी थिंकिंग है, वो इफेक्टिवनेस खो चुकी है। क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि भाई मेरा बिजनेस, मैं अगर डिफाइन करूंगा तो उस डिफाइनेशन के कुछ रूल होंगे ना, कुछ रेगुलेशन होंगे। जैसे कुछ घरों के रूल होते हैं कि वहां पे नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो क्लैरिटी होती है इस चीज के लिए। तो ऐसे ही क्या आपके बिजनेस के रूल आपने डिफाइन कर रखे हैं? एज ए ह्यूमन आपने अपने रूल डिफाइन कर रखे हैं? तो मेरा आप लोगों को सिर्फ समझाना, बताना ये है कि आपको आपके बिजनेस के, प्रोफेशन के रूल डिफाइन करने हैं कि भाई मैं अपने बिजनेस को इस तरीके से देखता हूँ, ये बेसिक रूल रेगुलेशन फॉलो करता हूँ, ये मैं एज ए ह्यूमन रूल देखता हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे और आप अपने बेसिक को, अपने बिजनेस के बेसिक नेचर को नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी कृपा दृष्टि, अपनी सक्सेस, अपनी प्रोग्रेस को नहीं ला पाओगे। क्योंकि हमारे अंदर सक्सेस की जो भूख है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि ग्रोथ पाना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जो ग्रोथ पाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, ना कि वीक। तो कहीं ना कहीं मैं जो नोटिस कर पाया ना बिजनेस ओनर्स के अंदर, जो डिजायर है ना वो स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने अपने बिजनेस के बेसिक्स को ठीक नहीं कर रखा है। और बिना बेसिक ठीक हुए आप खुद मेरे को बता दो कैसे बड़ा एम्पायर बन पाएगा? बिना अपने आप को समझे आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकाल पाओगे? तो विद दैट नोट, जो आज की क्लास मैंने रखी थी, जो आज का टॉपिक रखा था, टुवर्ड्स वी आर एंड, एंड बी एक्साइटेड। जो नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक करता हूँ, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है डिस्कशन करने में, लोगों को समझाने में। दैट इज ऑल अबाउट सोल। सोल के साथ हम बात करेंगे पर्पज ऑफ लाइफ, और पर्पज ऑफ लाइफ के साथ बात करेंगे व्हाट इज हैप्पीनेस। तो ये 3 बड़े ब्यूटीफुल टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक जो हमारा जाने वाला है वो 2 क्लासेस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम डिस्कशन के साथ रखेंगे। क्योंकि विचार मंथन जब हम करेंगे बहुत कुछ अच्छा क्रिएट होगा। तो मैं आप लोगों के साथ रिक्रिएट करना चाहता हूँ कि आज की क्लास में हमने बिजनेस के बेसिक्स की क्लैरिटी ली, ह्यूमन के नेचर की क्लैरिटी ली। क्योंकि आप जो कर रहे हो एज ए बिजनेस ओनर, आपका बिजनेस यानी कि ह्यूमंस का बिजनेस बेसिक नेचर को समझना और उसके ऊपर बिजनेस के बेसिक नेचर को समझना ही आपकी बिल्डिंग को, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो एक लास्ट क्विक शेयरिंग ले लेते हैं, और जाते जाते मैं पक्का कह दूं कि वॉइस नोट छोड़ने की आदत जरूर डालो। क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो ओल्ड हैं, पुराने हैं, जो क्लास में नहीं आते, जो रिकॉर्डिंग देखते हैं। बट 3 लोगों ने मेरे को कहा था
कि सर जो आपने एक्सरसाइज कराई ना बड़ी अच्छी कराई है, वॉइस नोट से ना बड़ा जल्दी से समझ में आ जाता है कि क्या कुछ क्लास में डिस्कस हुआ था। तो कुछ शेयरिंग यहाँ कर लेते हैं और कुछ शेयरिंग आपको ग्रुप में जरूर कर। जी, नाउ ओवर टू यू। हाँ मॉर्निंग सर, आज एक नई चीज सामने आई कि आई रियलाइज कि हम खुद करें तो हमारी गलती बहुत छोटी, हमने डिले किया तो यार ठीक है, वो कंसीडर करो उस चीज को। बट व्हेन आवर कस्टमर इज डूइंग सेम और आवर स्टाफ इज डूइंग सेम, सो देन वी आर नॉट कंसीडरिंग इट। उनको हम सारे काम करते हैं नीचा दिखाने के, कि तूने बहुत बड़ा गलत काम किया, मतलब मैं करता हूँ सारे काम। So this is the realization for today. Like things are not the same for me and the others. पैरामीटर दोनों का सेम नहीं है। और इसमें ना जितेंद्र भाई एक चीज को और कंसीडर करना, जो नवीन भाई उस टाइम पे पूछ रहे थे, आपको ना पैटर्न, जब लोगों से डील करते हो तो उस पैटर्न को पकड़ो, और पैटर्न की माफी ना मैक्सिमम 3 बार दी जा सकती है। जैसे मेरे एक रूल होता था कि 3 खून माफ है भाई तेरे, तो अब तू देख ले कितने खून करने वाला है। तो मैं बता देता, देखो ये पहले भी हुआ था, ये हुआ था। तो दिस इज हाउ वी डील विद द पर्सनल प्रोफेशन, क्योंकि पर्सनल में भी आपने 3 खून से ज्यादा अलाउंस दी तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए, क्योंकि पर्सनल वालों को भी तो सुधारना है, उनको भी तो टेक ऑन कराना है ना उस करने के लिए। डन, बहुत बढ़िया सर, नाइस। हु इज नेक्स्ट टू वांट टू शेयर टुडेज क्लास का क्या कुछ एफएलबी मोमेंट था, क्या कुछ रहा? अशोक जी, अशोक कालरा जी, धर्मेंद्र जी। जी धर्मेंद्र जी। ये जो 3 रूल वाली आप बात बता रहे हो ना कि 3 बार माफी दी, मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमें मतलब पॉलिसीज बनानी चाहिए इन सब चीजों को लेकर के। जैसे पॉलिसी बन जाएगी तो फिर ये इन सब चीजों के बारे में सोचने, देन यू कैन गो बाय द पॉलिसी, राइट। जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें ये होता है कि अगर अब जैसे एप्पल डील करेगी अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, तो आप समझ सकते हो उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी किस लेवल का होगा। एप्पल का अगर इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनके अंदर भी ये होती है कि अगर पेमेंट की कुछ पॉलिसी बनी हुई है और उस पॉलिसी से अगर वो हट के कुछ काम होता है तो इमीडिएटली बैन हो जाए, वो लगेगी उसके ऊपर। तो वही हमने डिस्कस किया, बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई क्या आपने बिजनेस के रूल डिफाइन कर रखे हैं, एज ए ह्यूमन अपने रूल डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि जब तक आपके पास आपके बिजनेस के और आपके खुद के रूल नहीं होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो एटलीस्ट आपके पास एक रूल बुक होनी चाहिए कि भाई मैं इस तरीके का नेचर हूँ, मैं इन चीजों को कंसिडर करता हूँ, इसको नहीं कंसिडर करता हूँ। इसीलिए मैंने आपको एक शीट दे रखी है, बेस्ट साइड ऑफ यू एंड लो साइड ऑफ यू। वो इसलिए मैंने कहा कि हर हफ्ते उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते रहो। वो एक बहुत पावरफुल टूल आपका बनने वाला है कि आपकी बेस्ट साइड क्या है, किन किन चीजों को आप कंसिडर करते हो जो आपके अंदर है, लो साइड कौन सी जिनको आप कंसिडर नहीं करते हो। डिफाइन इट मोर विद योर वैल्यू, विद योर एक्सपर्टीज, विद योर थॉट प्रोसेस। और इसी तरीके से फिर आपको आपके बिजनेस की रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनानी है, जो मैंने आपको एक दूसरी शीट दे रखी है जिसके अंदर हम जो क्यारे, इंस्ट्रक्शन, चेकलिस्ट, एसओपी बनवा रहे हैं, तो उसी का प्रोसेस बन रहा है। तो आर यू रिलेटिंग कि जो कुछ मैं आपसे याद करा रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो सब विद पर्पज चल रहा है? जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? अशोक जी, राजेश जी या नवीन सर जी? मुझे जो सबसे अच्छा एग्जांपल दिया ना आपने, जो विलिंगनेस, स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट, जो दुबई वाला सिस्टम था। क्योंकि सर विलिंगनेस में इमोशंस हो गया, स्ट्रक्चर में सिस्टम हो गया, और एनवायरनमेंट में लाइक माइंडेड। तो मैं पर्सनली लेवल पे ये फील कर रहा था कि कहीं ना कहीं आई डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। क्योंकि इमोशंस आपने बहुत सही पकड़ा है कि इमोशंस तो आप हाई एंड लो होते रहते हैं, आज इस चीज के लिए, कल को किसी चीज के लिए, परसों किसी चीज के लिए। और सर कहीं ना कहीं जो कैजुअल रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करना। हाँ वहां पे सर ये है, क्योंकि अगर हम लोग हर रिलेशनशिप के लिए पेन लेंगे तो फिर तो काम कर ही नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ये विभा बिल्कुल सही चीज पकड़ी। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि एज ए ह्यूमन हम बिजनेस ओनर बन गए, सो कॉल्ड टाइटल ले लिया, बट एज ए बिजनेस ओनर छोटी सी चीज नहीं समझ पाए कि भाई बिजनेस को आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करो, जहाँ का मकसद है पैसे या पैसे से रिलेटेड कोई आइटम। अगर वो नहीं आ रहा तो समय नहीं लगाना है, समय आपको क्लोज रिलेशन में लगाना है, क्योंकि वहां समय देते वक्त दिमाग नहीं लगाते। जब आप अपने बेटी, अपने भाई, अपनी वाइफ के साथ समय लगाते हो तो वहां समय नहीं लगाते, मैंने 1 घंटा दे दिया है। बट आप मीटिंग में जब बैठे हो तो आपको दिखता है टाइम कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक अच्छा सर, इसमें ना आपसे एक चीज और पूछनी है सर, मुझे, मैं थोड़ा सा ना इस मामले में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना अलग अलग ऑथर या अलग अलग कोचिज की अलग अलग राय है।
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर अपने गोल आपको डिक्लेयर नहीं करने चाहिए लोगों के सामने हम्म, जब तक वो अचीव ना हो जाए। हम्म, और कुछ लोग ये कहते हैं जैसे कि सर माइकल फिलिप्स है, हम्म, ठीक है ना, उस जिसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो लोग आपको ताने मार मार के आपके लिए फ्यूल का काम करेंगे आपके लिए। तो सर हमें किस कैटेगरी में रहना चाहिए? शुड वी डिक्लेयर अवर गोल और शुड वी नॉट? दो चीजें बताऊं यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप लोग अगर प्रेजेंट हो, इस क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट रहना। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। वैसे हम एक्चुअली में ना दो वर्ल्ड में रहते हैं। एक वर्ल्ड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे एनर्जी, सोल, कार्मिक, ये वाली बातें चलती है। और दूसरा रियल वर्ल्ड। दोनों के रूल अलग है। जैसे कि आज मैंने आपको रूल सिखाए हैं ह्यूमैनिटी के और बिजनेस के, ऐसे इन दोनों जो वर्ल्ड है इनके रूल अलग हैं। हम दोनों को ना मिक्स कर देते हैं, है ना। तो आपको जो डिक्लेयर करना है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, वो अपने लव्ड वन के साथ में, अपने शुभ सलाहकार के सामने डिक्लेयर करना है, ताकि वो आपको एम्पावर कर सके, आपको पूछ सके। आपको पूरे जहान को नहीं करना होता, क्योंकि पूरे जहान वाले लोग आपको जज करते हैं, यहाँ ये बड़ी बातें कर रहा था। क्योंकि एज ए ह्यूमन वी आर क्रिटिक ना, हमारा नेचर जजमेंट का है, यूज करने का कहीं ना कहीं पे। तो हम ये डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाते। दो अलग अलग फिलोसफीज हम पढ़ते हैं, मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग लर्निंग ली है। फिर मेरे को समझ में आया कि भैया ये दो अलग बातें कर रहे हैं, दोनों अलग अलग थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं। जैसे कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने मेरे पास भेजा। तो एक बहुत अच्छी कोई लेडी थी और किसी अच्छे यूट्यूब चैनल पे बैठी थी, वो पॉडकास्ट चल रहा था। तो वो बड़ी प्यार से उसने बोला, खाने के प्रति वो ज्ञान दे रही थी। और खाने के प्रति ज्ञान देते देते उसने बताया कि कभी भी दूध के साथ फल नहीं खाने चाहिए। तो जो लोग ये केला दूध के साथ खा लेते हैं, बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ बोल रही। मैं हैरान हूँ, कहा, भाई क्या बात कर रही है लेडी। ये अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं और वो बंदा भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। दूध के साथ 3 फल 100% चल सकते हैं, रूल है। आम खा सकते हो, केला खा सकते हो और खजूर खा सकते हो, 100% है। बट क्योंकि उसके पास जितनी बुद्धि थी वो बता दी, और किसी अच्छे चैनल पे बता दी, तो बहुत सारे लोग उसको ऐसे के ऐसे फॉलो कर लेंगे और उसके ऊपर लड़ाई करेंगे। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था, और ये बचपन में ये किसी ने बताया था, मैं जहां से मेरा बिलीफ चेंज हुआ था, कि शिवलिंग की स्टोरी किसी ने बताई थी। और वो उस नोटेशन से सुनाई थी जो तो गलत वाली थी। तो मुझे लगा यार कितनी अच्छी बात बताई। मैं कई सालों तक उस स्टोरी के साथ जीता रहा, लोगों को बताता रहा। बट जब मुझे उस स्टोरी की एक्चुअलिटी के बारे में पता लगा कि शिवलिंग का एक्चुअल मतलब क्या, वो नहीं कि जो डिमीन करने के लिए बता दिया गया है ना। तो उस दिन मेरे को क्लियरिटी लिया कितना बड़ा गलत था मैं, कितना बड़ा पापी था मैं, उसके साथ फेवर में था। तो ऐसे ही मैंने किसी दिन वो कन्वर्सेशन किसी से सुनी। भाई मैं उस दिन हाइपर हो गया उसके सामने। क्यों? उसका बीइंग राइट था, मेरा बीइंग राइट था। फिर मैंने उसको एहसास कराया हाथ जोड़कर, मैं भाई मैं इस इंटेंशन से नहीं बताना चाहता, मैं तेरे को डिमीन कर रहा हूँ। ये नॉलेज तेरे पास गलत है। और जिस बंदे ने बताई कि उसको सही समझ रहा था, तभी तूने इसको ले लिया। सही बात। तो हम बहुत बार क्या होते हैं कि हम अपने वर्ल्ड में ऐसी नॉलेज ले लेते हैं कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है, लेकिन ये रिलेट ही नहीं कर पाते क्या वो ठीक भी तो गलत हो सकता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये निकल कर आई कि हम क्योंकि दो वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमें जो डिक्लेयरिंग की पावर करनी है, जो डिक्लेयरिंग की साइंस है, वो अपने गुड लोगों के साथ, शुभ सलाहकार के साथ करनी है, ताकि वो हमें मोटिवेट कर सके, हमें बार बार याद दिला सके, भाई तूने कुछ कहा था करने के लिए। दुनिया जहान को नहीं बोलना है, नहीं तो दुनिया जहान तो पीछे से बात करते हैं, क्योंकि नेचर है क्रिटिक करने का, जज करने का। दैट इज माई थॉट ऑन दिस। आई सर बिलीव इसमें मैं हम कुछ ये भी तो कर क्लियर। सकते हैं, जो हमारे गुरु हैं या कोच हैं, ठीक है ना, क्योंकि सर कहीं ना कहीं उन्हीं का हाथ पकड़ के या उनके साथ से या उनकी गाइडेंस से ही हम अपने गोल को अचीव करेंगे। यस यस यस। क्योंकि सर देखो अभी तक अगर मैं देखा हूँ कि अगर ह्यूमन मैन काइंड में जो सबसे बड़े गुरु हैं एक तरीके से वो चाणक्य हैं। हम्म। और चाणक्य भी ये कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को जितना गुप्त रख सको रखो, अपने गुरु को छोड़कर किसी को बताने की जरूरत नहीं। ट्रू। लोगों को अपना परिणाम देखने दो। यस। तो डॉक्टर साहब, मैंने भी ना आपको इसी के आसपास समझाने की कोशिश की कि हमें अपने जो लक्ष्य हैं, अपने जो गोल हैं, वो डिक्लेयर करने होते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, या अपने शुभ सलाहकार को। हाँ इसके वही वही अलावा वही सर, दुनिया वही। जहान में जाके नहीं बताना होता है। कि जैसे मैं किसी फोरम में खड़ा हूँ, किसी मीटिंग में हूँ और लोग के साथ में नहीं बताना होता वहां पे। वो फायदेमंद नहीं रहता है, मजेदार नहीं ठीक रहता है ये। है सर। अशोक जी एंड राजेश जी एंड नवीन जी, आई एम जस्ट वेटिंग विद योर शेयरिंग्स। और शेयरिंग एक्चुअल वाली आपको ग्रुप में करनी है। आपका कुछ कंसर्न हो, कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो आज की क्लास को लेकर, समझने की, पूछने की या बोलने की, तो यू आर फ्री टू से।
सर आज की क्लास ना डीप सेशन में थी, तो इसको एक बार रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना समझना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आपने नहीं पर्सनल और जो प्रोफेशनल की डिफरेंशिएट किया है, तो वाकई में जिस टाइम आप बता रहे थे ना, मैं भी वही रिलेट कर रहा था कि जो वैल्यू सिस्टम का आपने डीपीआर शीट में दिया हुआ है, वहां पर क्या हमें फिलअप करना है। अब मेरे को क्लियरिटी हुई कि वहां पर इस तरह से हमें ये चीज अपने आगे वो हमारे रूल बन जाएंगे, ये हमारे बिजनेस रूल हो गए, ये हमारी लाइफ के रूल हो गए। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना मतलब आज कैचअप किया है। बहुत ही बढ़िया, गुड है सर। अशोक जी एंड राजेश जी, कोई शेयरिंग, कोई कंसर्न, कोई डाउट, कोई जिज्ञासा जानने की, समझने की? अदरवाइज वी आर टुवर्ड्स एंड फॉर टुडे सेशन। और मैं उम्मीद करूंगा, मैं चाहूंगा कि प्लीज 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 डे डिक्लेयर करना, डीपीआर भरना जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि जो प्रीमियम वाला ग्रुप है जो अलग हमने बना रखा है, वहां पे तो हम फाइन लगा देंगे। मैं तो इकट्ठा कर रहा हूँ पैसे, जो सैटरडे को मैं ले लूंगा। और जो गाइड ग्रुप है, इसमें आप इस मसल को बिल्ड करें, और इस क्लास के बाद आज की क्लास की शेयरिंग जरूर कर लें। आई एम वेटिंग इन टू द ग्रुप कि आपकी शेयरिंग मेरे को वहां पे मिले। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय। थैंक यू।